So hello everyone, welcome to eGate Shala. So in the previous lecture, we have discussed about the AC analysis of diode, okay? And so far by now, we have covered almost, I can say roughly 20% of the very first chapter of analog electronics, okay? But let me remind you, we are not yet done with the first chapter, okay? Because there is a long journey to go. Now coming back to today's topic, our today's topic will be diode capacitances. Okay, so अगर आप मेरे से अभी पूछोगे कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं बोलूँगा इम्पोर्टेंट है. अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि ये जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं बोलूँगा नहीं है ना, एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आप आज का क्लास मिस भी करते हो तो उससे कुछ होने वाला नहीं है ना, कुछ भी नुकसान आपका नहीं होगा. बस एक चीज़ आपको याद रखना है, कभी अगर आप डायोड का क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें अगर कैपेसिटेंस की बात की गई है और आपको कोई वैल्यू दिया गया है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका डायोड होगा उसके अक्रॉस में आप पैरेलल में कैपेसिटर लगाओगे. अब आप पूछोगे मेरे से कि ऐसा क्यों करना है, तो मैं बोलूँगा फिर आप वीडियो देखो, है ना, फिर आप वीडियो देखो. लेकिन आप अगर चाहते हो कि आप अपने लाइफ का 40 मिनट्स और 45 मिनट्स जितना मतलब इस वीडियो का लेंथ होगा उतना सेव करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि फिर स्किप करो, कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर स्किप करो. मैं जो बोला वो बस याद रखना. कभी अगर आप डायोड के क्वेश्चन कर रहे हो कहीं टेस्ट सीरीज में, कहीं आपको क्वेश्चन बैंक में दिख गया, वहाँ पे अगर आपको ऐसा मिलता है कि कोई कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहा है, जंक्शन कैपेसिटेंस, इंटरनल कैपेसिटेंस कुछ अगर बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे, जो भी डायोड है उसके अक्रॉस में पैरेलल कैपेसिटर निकालोगे एंड अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन में दिया गया है आप उसको हैंडल करोगे, है ना. ब्लाइंडली नहीं करना है कुछ भी, आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, फिर उसको करना है, ठीक है. और अगर आप समझना चाहते हो तो फिर आज की लेक्चर आप देख सकते हो. ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं. इसके बाद बस हमारा एक टॉपिक बचेगा, नहीं ये लास्ट टॉपिक है, ये पीएन जंक्शन डायोड का ये लास्ट टॉपिक है. ओके, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर. तो फिर हम लोग वहाँ पे जेनर डायोड के बारे में बात करेंगे. क्लियर? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज से क्लास. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज, मैं क्या बोला, डायोड कैपेसिटेंसेस. डायोड कैपेसिटेंसेस एंड रिवर्स रिकवरी टाइम. ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा आज आपको. एंड रिवर्स रिकवरी टाइम. ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. अगर आप ईडीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, हाँ, तो फिर आपको जानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक्स है. इसमें भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है कि मतलब ये बेसिकली आपका काम आता है कि एक डायोड कितना फास्ट ऑपरेट कर सकता है ना. आप बोलते हो ना कि फास्ट स्विचिंग डायोड, स्लो स्विचिंग डायोड, है ना, जो भी है मतलब, तो उस पर ज़्यादा रिसर्च करने के लिए, क्योंकि जब आपको बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में एक डायोड को यूज़ करना पड़ता है, तो उस केस में ये सब बहुत मैटर कर जाता है ना. क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी मैं डीसी के क्वेश्चंस आपको मैंने इतने सारे करवाए, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, आपने देखा होगा कभी भी मैंने कैपेसिटर का बात किया, कभी भी नहीं किया. क्यों? बिकॉज कैपेसिटर वहाँ पे मतलब क्या रोल प्ले करेगा, है ना, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है डीसी एनालिसिस में. तो एक्सी की बात करूँ अगर मैं, एक्सी क्या होता है आपका, एक्सी क्या होता है 1/ωc. ओमेगा की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करोगे तो एक्सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब ओमेगा जीरो हो जाएगा तो एक्सी कितना हो जाएगा आपका, वेरी ह्यूज वैल्यू. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डायोड के पैरेलल में अगर आप एक कैपेसिटेंस लगाओगे तो देखो जब इनफाइनाइट हो जाएगा, तो डायोड के अगेंस्ट देखो, डायोड के अगर पैरेलल में अगर आप एक कैपेसिटर लगा रहे हो, है ना, तो जब आप ओमेगा का वैल्यू जीरो, दैट मीन डीसी एनालिसिस की बात कर रहे हो, तो एक्सी इनफाइनाइट हो रहा है. इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, तो ये ओपन सर्किट रहता है. इसलिए मैं कभी भी कैपेसिटर का बात ही नहीं किया वहाँ पे, है ना. अगर होता भी है तो देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, वो तो ओपन सर्किट हो जाएगा डीसी एप्लीकेशंस में, तो इसलिए हम लोगों ने बात नहीं किया. तो फिर आज के लेक्चर के बाद देखेंगे कि मतलब किस तरीके से क्या होता है, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को. देखो, अगर मैं चाहता तो इसको स्किप कर सकता था, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी इसको स्किप कर देते. तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कभी अगर कोई आपसे ये दोनों टर्म के बारे में बात करे, डायोड कैपेसिटेंस या फिर रिवर्स रिकवरी टाइम, तो मैं नहीं चाहता कि आप एज ए मेरे स्टूडेंट जो हो तो आप ब्लैकआउट ना हो जाओ कि आपको कुछ पता ही नहीं है. क्लियर हो इस बात से पूरा? तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे बोलो कि यार तो सुना ही नहीं हूँ मैं, क्या होता है, मैंने तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया, पता ही नहीं ये टर्म क्या होता है. तो मैं ऐसा कुछ नहीं होना चाहता. मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि क्या होता है ये सब. ठीक है, तो चलो पहले हम लोग डायोड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना. डायोड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम पे बढ़ेंगे. ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा एक ही लेक्चर में मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूं. ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, 1 घंटे से कम रखूंगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट,
एंड फिर इस टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। अगर मैं बोलूँ डायोड कैपेसिटेंस, तो डायोड कैपेसिटेंस में पता है 2 टाइप के कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं इन जनरल, ठीक है। जो पहला वाला है वो है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ठीक है। और जो दूसरा है वो है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ठीक है। इसको आप CD से रिप्रेजेंट करते हो एंड इसको आप CT से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। ये जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है आप नोट कर लो, ये जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है उसको आप बोलते हो स्टोरेज कैपेसिटेंस। क्या बोलते हो? स्टोरेज कैपेसिटेंस। तो आप नोट कर सकते हो। ये जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है इसको आप क्या क्या बोलते हो? स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। क्या बोला मैंने? स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। या फिर आप इसको बोल सकते हो डिप्लीशन कैपेसिटेंस। ओके, क्या बोल सकते हो? डिप्लीशन कैपेसिटेंस। और एक नाम अगर आप देना चाहो तो क्या बोल सकते हो आप उसको? जंक्शन कैपेसिटेंस। जब नॉर्मली हम लोग एक जंक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो पीएन जंक्शन होता है, बट अगर आप बुक वगैरह में देखोगे तो वो जंक्शन कैपेसिटेंस जब कहते हैं तो वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो चलो, तो तब से आप देख रहे हो, जब से मैंने लेक्चर वीडियो को स्टार्ट किया मैं कैपेसिटेंस 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 कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्लियर सा बात है, मैं आपको बताऊंगा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, है ना। तो आपको नाम सुन के ही पता चल रहा है कि ये जो कैपेसिटेंस है वो डिफ्यूजन के कारण आया होगा। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको पता नहीं है कि डिफ्यूजन क्या होता है तो फिर मैं बोलूंगा कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से, है ना। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा इतना सारा लेक्चर हो जाने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था कि डिफ्यूजन क्या होता है तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। और ट्रांजिशन का मतलब आपको पता ही है ना। इस कंटेक्स्ट में पता नहीं है फिर भी आपको पता है ट्रांजिशन मतलब क्या, कुछ चेंज होना, है ना। तो देखेंगे हम लोग कि जब कुछ चेंज होता है तो किस कैपेसिटेंस के बारे में यहाँ पे बात होता है। और ये तो क्लियर सा बात है कि डिफ्यूजन की वजह से कुछ आता है कैपेसिटेंस। क्लियर? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं तब से कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कर रहा हूँ, है ना। तो अगर कैपेसिटेंस अगर मैं कर रहा हूँ तो पहले हम लोग एक बेसिक सा एक कैपेसिटर लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। अगर आपको आता है ये तो बहुत सही बात है, अगर नहीं आता है तो आप सीख लो, और अगर आता भी है तो आप एक बार देख लो, आपका रिवीजन हो जाएगा और क्या पता आप शायद कुछ नया सीख लो। क्लियर? तो पहले मैं 5 मिनट लूंगा और एक बेसिक कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से वो काम करता है। क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ ना, ये सब मैं इतना टाइम लेना नहीं चाहता। ओके, मैं ऐसे आपको समझाऊंगा फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि कैपेसिटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो आपको अगर RLC का अगर अच्छा आइडिया नहीं है, एकदम अच्छा नॉलेज अगर नहीं है तो फिर तो इंजीनियरिंग खत्म है यहाँ पे, है ना। क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में देखोगे, खास करके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो RLC इज दैट हार्ट एलिमेंट, है ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वही है, उसी में सब कुछ होता है। जो भी आप पढ़ते हो सब उसी को इधर से उधर कुछ लगा दिया, कहीं स्विच लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, कहीं लो फ्रीक्वेंसी कहीं हाई फ्रीक्वेंसी, पूरा सिलेबस इसी से डिजाइन किया जाता है। ओके, तो चलो मैं एक बार कैपेसिटर के बारे में आपको बता देता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं ये दोनों टर्म्स पे आऊँगा। तब मेरे को ये समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक रिकेप करा देता हूँ कैपेसिटर के बारे में। ओके, तो चलो अब अगर मैं कैपेसिटर के बारे में बात करूँ तो आपने अपने 11-12 में भी आपने सीखा होगा कि आपको जनरली 2 कैपेसिटर मिला होगा। ऐसे तो बहुत होते हैं, बट 2 कैपेसिटर मिला होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो दोनों का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो तो सेम ही होगा, वो तो बदलेगा नहीं, बस डिजाइन कंसिडरेशन अलग हो जाता है ना। बेस्ड ऑन द नीड डिजाइन कंसिडरेशन अलग हो जाता है। तो मैं एक सिंपल सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लूंगा अभी और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली कैपेसिटेंस, और फिर मैं इस टॉपिक पे सीधा जंप करूंगा। तो फिर मुझे बहुत कम टाइम लगेगा उसको बताने में, फटाफट आपको बता दूंगा वो, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करना चाहता अभी। ओके, तो चलो अगर मैं बात करूँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है देखो। अगर मैं बोलूँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है तो मैं बोलूँगा कि 2 कंडक्टर्स, है ना, 2 पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ जबरदस्ती का तो क्या बोलूँगा मैं? डेफिनेशन से हमको क्या लेना है, इसलिए मैं बोला कि जबरदस्ती का डिफाइन कर रहा हूँ मैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसका। हम लोग थोड़ी डेफिनेशन याद करके कुछ होने वाला है। तो मैं क्या बोला कि 2 कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो मैं क्या बोला देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये क्या है आपका 2 पैरेलल प्लेट्स है। ओके, तो ये क्या है आपका मेटल कंडक्टर है। तो ये अभी क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल मतलब क्या, यहाँ पे प्लस माइनस चार्जेस एकदम बैलेंस्ड है, इसमें नेट चार्ज 0 है। मैं क्या बोला इस पर, नेट चार्ज 0 है।
इस पे भी क्या है आपका नेट चार्ज 0 है। इतना समझ में आया। मैं क्या किया अभी, ये प्लेट ए है, लेट्स से ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, क्लियर, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। मैंने क्या किया अभी यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, मैंने क्या किया अभी यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया। Now you can clearly see the plate A is connected to the plus of the battery, that means higher potential, and the plate B is connected to the lower potential of the battery. इतना समझ में आया, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। Let us say that its potential is V, है ना, ये बैटरी का जो potential difference है वो V है, ओके। अभी क्या होगा, ध्यान से सुनते रहो बस, ठीक है। मैं तो ये सब ऐसे यहाँ पे मेरे को नहीं बताना चाहिए, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये मैं बता दूंगा तो आपका जो बेस है ना कैपेसिटेंस का वो क्लियर हो जाएगा, एंड फिर ये समझने में आपको एकदम टाइम नहीं लगेगा, एकदम मतलब 5 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा। फिर ये समझ लो अच्छे से एक बार। तो मैं क्या बोला, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे ही आपने इसको हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया ना, तो ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव चार्ज थे, जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज थे, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा आपका, जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव करना शुरू हो जाएगा, है ना। चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो इस तरफ मूव करने लगेगा। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करने लगेंगे, ओके। वो इधर से मूव करेंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे और यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेंगे। देखो तो माइनस 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 माइनस, ये इधर क्या होने लगेंगे, डिपॉजिट होने लगेंगे। तो आप मेरे से पूछोगे ये बात कि डिपॉजिट हो रहे हैं सर, ये इधर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो मीडियम मैंने रखा है अभी के लिए वो क्या है, एयर है, एंड एयर ऐसे चार्ज को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। एयर क्या होता है, चार्ज को अलाउ ऐसे नहीं करेगा जाने के लिए अपने थ्रू, बिकॉज इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज पहले ये क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर था। अब अगर उसमें नेगेटिव चार्जेस उससे निकल जाते हैं तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज, क्लियर। तो ये जो चार्ज डेवलप्ड हुआ ना, ये जो चार्ज डेवलप्ड हुआ वो क्या होता है पता है, आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हो ना ये बैटरी को, उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। यानी जो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, कैपेसिटेंस। तो आप क्या बोलते हो, Q इज इक्वल्स टू CV, देयरफॉर C इज इक्वल्स टू QV। तो ये होता है आपका कैपेसिटेंस, क्लियर। तो अगर मैं बोलूं C की वैल्यू क्या होती है, तो पता C क्या होता है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाय D। अगर आप मेरे से पूछोगे कि D क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि ये दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल प्लेट्स इज कॉल्ड D, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। अगर आप बोलोगे A क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि ये जो मेटल प्लेट जो है ना, आप ऐसे रखा हुआ है, ऐसे आप ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। जो मेटल प्लेट है उसका एरिया, क्लियर हो गया, उसका एरिया A है। एप्सिलॉन क्या है आपका, परमिटिविटी, है ना। तो एप्सिलॉन को आप क्या लिखते हो, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाउ मच, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। ये आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए क्या होता है, 1 होता है, इसलिए आप क्या लिख देते हो, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। क्यों, बिकॉज फॉर एयर, अगर मैं बोलूँ फॉर एयर एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू 1। क्यों, बिकॉज वो रिलेटिव परमिटिविटी होता है और परमिटिविटी होता है, एंड हम लोग बाकी मीडियम का परमिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एयर ही निकालते हैं। तो मैं थोड़ा फटाफट करता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये नहीं समझाना था, बट आपके लिए मैं समझा रहा हूँ ये, ठीक है। तो आपको ये क्या मिला, एक कैपेसिटेंस मिला। अब देखो जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, ये जो पहले प्लेट्स जो अरेंजमेंट जो है ना उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। कैसे, देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट वो कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर, ठीक है। अगर मैं A की बात करूं तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, प्लेट्स का एरिया कैसे चेंज हो जाएगा। अगर मैं D की बात करूं तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज दे आर हेल्ड फिक्स्ड, ऐसे आप तो हवा में नहीं छोड़ दोगे ना, दीज आर हेल्ड फिक्स्ड। कुछ एक्सटर्नल मैकेनिज्म यूज करके उसको हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है, फिक्स्ड रखा है डिस्टेंस। तो C क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए आप ऐसे बोलोगे कि जैसे जैसे आप V को बढ़ाओगे ना तो Q भी बढ़ेगा। तो ये जो रेशियो है ना वो इक्वली बढ़ेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों इस पे फोकस कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। मैं क्या बोला, जैसे जैसे आप V को बढ़ाओगे आपको जो चार्ज स्टोरेज है ना वो भी बढ़ते जाएगा, एंड ये जो ओवरऑल जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड उसी कांस्टेंट को तो आप C बोलते हो ना यार, बिकॉज C यहाँ पे क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज व्हाट, कांस्टेंट अनटिल एंड अनलेस। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार दो यहाँ पे, बिकॉज मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आऊंगा। दिस इज कांस्टेंट अनटिल एंड अनलेस, क्या बोला मैंने, द डायमेंशन ऑफ दिस अरेंजमेंट हैज टू बी चेंज्ड, तभी जाके आप बोलोगे कि ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज
अब भी बढ़ाओगे तो क्यू भी आपका बढ़ेगा। मैं क्या बोला फिर से देखो, सुनो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको फिर से यूज करूंगा स्टेटमेंट को। अब भी बढ़ाओगे तो क्यू भी आपका अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, मतलब चार्ज स्टोरेज बढ़ेगा, तो आप बोलोगे कैपेसिटेंस आपका कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? कुछ भी दिक्कत नहीं था इसमें। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जब ये प्लस हुआ और जब ये माइनस हुआ तो इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से होता है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्यों होता है मैंने आपको बताया है, और अगर डेप्थ में बात जानना है अगर आपको, तो जब मैं EMFT पढ़ाऊंगा तो फिर आपको मेरे साथ स्टे करना पड़ेगा, फिर आप सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है? तो मैं क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ऐसे दिखा दिया मैंने, ऐसे दिखा दिया मैंने, ये भी ऐसे दिखा दिया। चलो ठीक है, बहुत सही बात है। ओके, अब यहाँ पे कांस्टेंट, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक का। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, देखो आगे मैं बोलूंगा कि ये अगर एक डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है ना। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल ही होता है, बट उससे अलग होता है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में क्या अलग होता है, बिकॉज इट हैज पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। इसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, पोलर। पोलर मतलब क्या होता है, अगर आप मॉलिक्यूल्स को अच्छे से देखोगे तो उसमें उसका नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड दोनों एंड में रहता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब देखते हैं कि उसका बेनिफिट क्या होता है। इसीलिए आप एक स्टेटमेंट पढ़ते हो ना कि ऑल डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स बट ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डाइलेक्ट्रिक, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर ही होता है, बट उसका कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। इंसुलेटर जो होता है वो सिर्फ ब्लॉक करने के लिए बना हुआ है, वो बस ब्लॉक करेगा अनटिल एंड अनलेस आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड से आप अगर एक इंसुलेटर को जब तक ब्रेक डाउन नहीं कर देते तब तक वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। यही कंसेप्ट होता है, ठीक है, इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर में नहीं जाते अभी, डाइलेक्ट्रिक पे स्टे करते हैं। तो मैं क्या बोला, ये डाइलेक्ट्रिक है। ओके, तो मैं क्या बोला, इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, दिस वन। और ये रैंडम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ दिखा रहा हूँ, रैंडम होते हैं, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो ऐसे रैंडम वो रहते हैं। समझ में आया? अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं ना इसको अगर मैं उठा के अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दूं ना, तो पता है क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं तो पता है क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं तो ये ना ऐसे अलाइन हो जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। क्लियर? और किस तरीके से अलाइन होगा, इधर आपका पॉजिटिव और इधर आपका नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? क्यों होगा ऐसा, मैं वो भी बता दूंगा आपको क्यों होगा। तो चलो, डाइलेक्ट्रिक को अगर हम वहां पे रखेंगे तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके नहीं, यहाँ से नहीं पढ़ते, एक काम करता हूँ मैं, वन थिंग ये गलत हो गया, ये माइनस प्लस नहीं होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रहोगे ना तो इधर माइनस इधर प्लस आएगा, बट मैं बता रहा हूँ वो क्या हुआ, ये नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार काट दो, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो इसलिए अपना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो तो आप उसको करेक्ट कर लो। इसलिए मैं एकदम जेन्युइनली इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि अगर मेरे से गलती हो जाए तो मुझे पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैं क्या बोला, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ये एकदम सही है, ठीक है। ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है जो रैंडम रहते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि इस डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं उठा के अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ, है ना, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या बोला, अगर इस डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं रख देता हूँ, है ना, तो अभी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस, ये आपका माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इधर में तो ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, है ना। इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अभी बस खत्म ही होने वाला है ये, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो रहा है पता है, अंदर की तरफ, ऐसे तो मैंने बस दो दिखाया ना, ऐसे तो काफी सारे रहेंगे ना। तो जो अंदर की तरफ जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि ये प्लस जो है वो माइनस के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ये प्लस इस माइनस के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो ऐसा सब अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। बट जो बाउंड्रीज में जो होते हैं ना, जैसे कि इसके बाउंड्रीज में आप देखो, अगर आप इसके बाउंड्रीज में देखोगे तो प्लस प्लस प्लस, तो ये बाउंड्रीज में है और इधर भी ये क्या है, बाउंड्रीज में। तो आपको पता है कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है नज़ारा। देखो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो तो बस देखते रहो, थोड़ा मैं क्लियर करा दे, आपका रिकेप करा दे रहा हूँ। ये सब तो आप क्लास 11-12 में भी पढ़ते हो, बट मैं थोड़ा बता दिया क्योंकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, मतलब कैपेसिटर वाले चीज़ से। तो इसके अंदर में मैंने क्या बोला, एक डाइलेक्ट्रिक आपने रखा है ना, ये डाइलेक्ट्रिक रखा जिसमें ये माइनस 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 माइनस, तो ये क्या हो गया आपका पोलराइज हो गया, ठीक है, आपका पोलराइज हो गया। अब देखो
अब जो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लो कर रहा था वो कैसे था, मैं आपको क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, क्लियर। अंदर में भी तो ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, अगर मैं इसको बोलूँ ई आउट और इसको मैं बोलूँ कि ई आई, क्यों, अंदर में भी तो प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो आउटवर्ड्स इधर है और इनवर्ड्स ऑपोजिट में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मैं बोलूँ ई नेट है ना, ई नेट, तो वो कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई आई। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि E इज रिलेटेड टू V बाय, कैसे होता है, मैं बोल सकता हूँ E इक्वल्स टू V बाई डी, क्लियर हो गया। आप बोलोगे कि यहाँ पे एक माइनस साइन आता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मैं मॉड ले लेता हूँ। मैं माइनस साइन के बारे में क्यों नहीं बात करना चाहता हूँ, बिकॉज माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। माइनस साइन का मतलब वही होता है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता है, क्लियर। इसमें माइनस साइन नहीं रखा। मेरा बोलने का मेरा रीजन क्या है, ये देखो, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि तो जो V है ना वो क्या हो गया आपका ई डी, क्लियर। इतना आपको समझ में आया है ना। तो जैसे ही आप देख रहे हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिड्यूस हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका वी भी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि डी तो कांस्टेंट है, डी जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, तो ई रिड्यूस हो रहा है। ये देखो ई नेट जो है ना ये रिड्यूस हो रहा है, तो वी इक्वल्स टू ई नेट डी लिख दो आप यहाँ पे, ई नेट लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ई नेट, क्लियर। तो जो v इक्वल्स टू ई नॉट डी है वो क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी रिड्यूस हो रहा है। तो देखो पहले जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस में था अब वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया वोल्टेज, क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले जो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज V आया था ना, क्योंकि आपने जब V लगाया है तो इसके अक्रॉस में V ही आएगा, क्योंकि बैटरी का काम क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करना। बट जैसे ही आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला तो ये V कम हो गया। समझ में आया आपको ये बात, ये V क्या हो गया, कम हो गया। बट अगर आप V इसके अक्रॉस में लगा रहे हो तो इसके अक्रॉस में V तो होना ही है। V जब आप इसके अक्रॉस में लगा रहे हो तो बैटरी का काम क्या है यहाँ पे कि वो कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करे, तो दैट मीन्स तो V होना ही है। बट वो रिड्यूस क्यों हुआ, बिकॉज आपने उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब डाइलेक्ट्रिक जब आपने उसमें डाल दिया तो पता है ये क्या करेगा, अभी ये जो कैपेसिटर है ना वो और चार्ज स्टोर कर लेगा अपने में। तो पता है क्या हो जाएगा आपका, वो इधर ना और माइनस 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 और चार्जेस वो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। इधर में आपका प्लस प्लस वो और स्टोर कर लेगा, ठीक है, और स्टोर कर लेगा, एंड कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आप समझ में आया। इसीलिए आप कहते हो कि जब आप पैरेलल प्लेट के पास मतलब एक कैपेसिटर में जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो तब क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। यही था कंसेप्ट, है ना। तो जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। क्यों, बिकॉज ये V तो उसको मेंटेन करना है ना, बट V का वैल्यू क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। V का वैल्यू क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। बट V का वैल्यू तो उसको कांस्टेंट रखना है, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए वो क्या करेगा, चार्ज को ज्यादा ले लेगा, है कि नहीं। बिकॉज देखो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आप चार्ज स्टोरेज अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा, एंड इसके अक्रॉस में V तो मेंटेन करना ही पड़ेगा उसको। तो इसीलिए आप बोलते हो कि जब आप डाइलेक्ट्रिक बढ़ाते हो तो क्या हो जाता है, आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। अगर आप फॉर्मूला वाइज देखना चाहो तो फॉर्मूला होता है आपका C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई डी। तो इसी को आप बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप उसी को बोलते हो, ठीक है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आता है तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया जाता है, एंड फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, ये बताओ वो बताओ, ऐसे पूछते हैं वो लोग। तो ये मेरे को बताना था। तो अब आपको समझ में आया। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार कंक्लूजन कर देता हूँ, ठीक है, फटाफट। क्या होता है यहाँ पे, तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, यही तो होता है ना, कैपेसिटी। कैपेसिटी फॉर व्हाट, कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग द चार्ज। जितना ज्यादा स्टोर कर सकता है चार्ज उतना कैपेसिटेंस उसका ज्यादा है, जितना कम स्टोर करेगा उतना कैपेसिटेंस उसका कम है। क्लियर हो गया। एंड यूनिट तो पता ही होगा आपको, फेरेड होता है, बट फेरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। तो जनरली आपको नैनो फेरेड, माइक्रो फेरेड ये सब देखने को मिलता है। क्लियर। तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ फटाफट। अब मैं फिर यहाँ पे आऊंगा। अब मेरे को इसमें टाइम नहीं चाहिए होगा। अब आप ये समझ गए हो ना कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है। तो मैं क्या बोला, देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, आपने एक बैटरी लगाया, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज आ गया। क्यों आ गया आप एक बार वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो अगर आपको वो करना है तो। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो जैसे आपने एक बैटरी लगाया तो एक प्लस और माइनस हो गया। तो उसके बीच में क्या था, पहले एयर था, इंसुलेटर था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कैपेसिटर बोलते हैं। और डाइलेक्ट्रिक जब हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया तब भी कैपेसिटर बोलते हैं। बस डाइलेक्ट्रिक के वजह से क्या होता है, आपका जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बस यही रीजन था। एंड ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं आपका मूव नहीं कर रहा है ना, उसमें कोई चार्ज आपका मूव नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मूव कर रहा था, इसके थ्रू मूव नहीं कर सकता। तो इसीलिए बोलते हो कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो इंसुलेटरी होता है, वो अलाउ नहीं करता है कि उसके थ्रू चार्ज मूव कर जाए। बट वो क्या अलाउ करता है, अपने थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है। एंड अपने थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को जब वो अलाउ करता है तो उसके जो पोलर आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं,
मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? तो ये रहा आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पे, समझ में आ गया? इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आप क्या करना है। तो ये मैं बता दिया, तो आपने देख लिया। ठीक है, तो कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होना चाहिए जिधर में चार्जेस होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए मैंने पूरा ये राम कहानी आपको बताया है। ठीक है, मैं क्या बोला, कैपेसिटेंस के लिए दो चार्ज प्लेट्स होना चाहिए, मतलब दो चार्ज बॉडी होना चाहिए एंड उनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए। स्मॉल मतलब ये काफी स्मॉल होता है, मैं तो काफी बड़ा दिखा रहा हूँ, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो बस चार्ज प्लेट होना चाहिए एंड उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होना चाहिए, इंसुलेटर जो भी बोलो वो होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? तो बस अब इतना समझ में आ गया, तो अब मैं इसमें जाऊंगा फटाफट अब। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं, आप उसको पॉज करके आप नोट कर लेना। अब मैं फटाफट जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को कैपेसिटेंस का आपको बेसिकली आइडिया देना था कि अगर आप कैपेसिटेंस अगर आप जानते हो तो सही बात है, अगर नहीं जानते हो तो अभी आप जान गए। ओके, तो अभी हम मूव कर सकते हैं मतलब डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पे। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, तो चलो पहले हम लोग कवर करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को। क्लियर? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को कवर करते हैं। अब देखो क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि एक पीएन जंक्शन डायोड है। ओके, एक क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है। ये मैं क्या बोला, एक पीएन जंक्शन, ये आपका जंक्शन है, ये आपका पी है, ये आपका एन है। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर। ये आपका क्या हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर। मैं क्या बोला, ये डिप्लीशन विथ, ये डब्ल्यू क्या है, डिप्लीशन विथ। क्लियर? और ये क्या है आपका जंक्शन, ये आपका पी है, ये एन है। पी में क्या होता है आपका, होल्स होता है ना। पी में आपका क्या होता है, होल्स होता है बहुत ज्यादा। और एन में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी एरियाज होल्स भी होंगे, तो मैं एक दो होल्स दिखा दे रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे भी क्या होंगे आपके, कुछ माइनॉरिटी एरियाज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं कम क्यों दिखाया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में माइनॉरिटी एरियाज होते हैं एंड होल्स एन टाइप में माइनॉरिटी एरियाज होते हैं। ठीक है, एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, पी टाइप मतलब होल्स ज्यादा होंगे। ओके, चलो ये मेरा क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है। चलो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ये क्या है आपका, डिप्लेशन विथ, ये भी एकदम सही है। अब अगर मैं बोलूँ कि इसको मैं एक फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, अब बस ध्यान से सुनते रहना, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या बोला, मैंने एक फॉरवर्ड वोल्टेज पे प्रोवाइड कर लिया, दिस इज द वी वोल्टेज। अब क्या होगा देखो, इसके वजह से ये लगाने के साथ साथ, ये सब आप ऑलरेडी जानते हो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये नया है ना, ये सब के बारे में आप जानते हो। कैपेसिटेंस भी मैंने अभी अभी आपको क्लियर करा दिया कि कैपेसिटेंस होने के लिए क्या अरेंजमेंट चाहिए होता है, दो चार्ज प्लेट्स मतलब चार्ज बॉडीज एंड उसके बीच में स्मॉल डिस्टेंस, यही होता है बेसिक कंडीशन। अगर आप उसमें डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अगर आप इंसुलेटर ही रहोगे लाइक एयर तो उसमें क्या होता है, आपका कैपेसिटेंस स्टिल रहता है बट वो थोड़ा कम रहता है। ठीक है, वैल्यू उसका कम होता है। तो मैं क्या बोला अभी, अगर आप वी इसको फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो देखो क्या होगा, इसके वजह से जो मेजॉरिटी कैरियर से वो इस तरफ आने लगते हैं। ये भी आपको पता है क्यों, बिकॉज ये आपका क्या है, हाई पोटेंशियल पे है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। या फिर आप ऐसे बोलो कि ये अगर लोअर पोटेंशियल है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंक्शन को क्रॉस करके इस तरफ आएंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाएगा ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन आपका ट्रेवल करेगा और कुछ यहाँ पे रिकम्बाइन भी करेगा होल के साथ में, जब इस तरफ से वो इधर आएगा तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक नेट मूवमेंट होगा। यहाँ पे स्टेडी स्टेट में क्या होगा, एक नेट मूवमेंट होगा। ओके, अब मैं क्या बोला सुनो, ध्यान से सुनते रहना, यहाँ पे एकदम अटेंशन चाहिए मेरे को। मैं बोल रहा हूँ कि जब आपने फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ओके, ये आएगा, तो मेजॉरिटी कैरियर जो एन टाइप में है वो पी टाइप में आएंगे। एंड जब मेजॉरिटी कैरियर्स एन टाइप के मतलब इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से जब पी टाइप में आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, पी टाइप में आने के साथ साथ माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी है क्या, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा, तो ज्यादा है, माइनॉरिटी मतलब जो कम है। तो इधर से जब इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेजॉरिटी होके आएंगे, बिकॉज यहाँ पे होल्स का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो कम है, इसलिए वो माइनॉरिटी कैरियर्स है। बट जब आपने फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने शुरू हो गए, बहुत सारे में ग्रुप में वो आना इधर शुरू हो गए। बट स्टिल जब वो इधर से इधर आए ना तो क्या हुए पता है, वो माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए। ओके,
तो उसके बाद क्या होता है, जो प्रोसेस जो नेक्स्ट होता है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू कर देंगे तो कुछ तो रिकम्बाइन हो जाएंगे होल्स के साथ में, और कुछ ऐसे मूवमेंट अपना करते रहेंगे तो हमको एक स्टेडी करंट मिलता है उसके वजह से। क्लियर, वो अपना ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगे, इसलिए आप यहाँ पे एक फिक्स्ड एक कांस्टेंट करंट दिखा देते हो जिसको आप डायोड करंट बोलते हो। इतना आपको पता है। लेकिन पता है जो ये इधर से जब इधर आते हैं ना, तो फॉर स्मॉल मोमेंट के लिए, मोमेंटरीली के लिए, वो क्या होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। दैट मीन्स ये जो डिप्लीशन लेयर है ना, उसके सामने एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है इसका। क्लियर, एंड ये अगर डिप्लीशन लेयर है तो यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस रहेगा ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है। क्यों है? बिकॉज जब आपने वोल्टेज प्रोवाइड नहीं भी किया होगा तब भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज हुए होंगे और कुछ होल इधर से इधर डिफ्यूज हुए होंगे, तो उसके वजह से ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इमोबाइल आयंस है ना, यहाँ पे क्या है, इमोबाइल आयंस। दिस आयंस कैन नॉट मूव। ओके, इसलिए उसको इमोबाइल आयंस बोला जाता है। तो सब कुछ मैंने बताया क्यों बोला जाता है, क्यों मूव नहीं कर सकते, सब कुछ मैंने पहले आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में ही बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पे क्या देखना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोला कि जब आपने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर मूव हुए, रिकम्बिनेशन होगा, बट रिकम्बिनेशन होने से पहले क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ना कंसंट्रेशन, देखो डिप्लेशन लेयर के जस्ट बाउंड्री में इधर में जो कंसंट्रेशन होता है ना इस जगह पे, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। सिमिलरली इस साइड में किसका ज्यादा हो जाता है कंसंट्रेशन? होल्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे तो होल्स भी तो इधर से इधर जाएंगे ना। आप ऐसे बोलो कि होल्स इधर से इधर जाएंगे, या फिर यहाँ पे होल्स आपका फॉर्म भी होगा जब इलेक्ट्रॉन इधर से मूव होगा तो, ठीक है। तो आपको जैसे सोचना है वैसे सोचो। तो हम लोग, मैं ऐसे बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर डिफ्यूज होंगे एंड जो होल्स है वो इधर से इधर डिफ्यूज होंगे। कब होंगे? जब आपने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया। तो ये बात आपको क्लियर रहे। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स क्या बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, एंड यहाँ पे जो होल्स है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जो नेट फिगर बनता है ना कुछ इस तरीके का बनता है, जो नेट फिगर बनता है देखो इस तरीके का कुछ बनेगा। अभी अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा V है ना, अगर ये मेरा V है, अगर ये मेरा डिप्लेशन लेयर है, तो ये आपका तो प्लस रहेगा ही, ये आपका प्लस रहेगा, माइनस रहेगा ही, और आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे, वो बहुत सारा माइनॉरिटी कैरियर्स इधर में बन जाता है, ठीक है, इस तरफ में, और यहाँ पे आपका होल्स रह जाता है, इस तरफ में होल्स आपका रह जाता है। हाँ, तो आप देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे इधर में आपका इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, इधर में आपका होल का कंसंट्रेशन है, और ये बीच वाला जो रीजन है वो तो इमोबाइल, वहाँ पे तो कोई चार्ज कैरियर रहता नहीं है ना। तो ऐसा सीन क्यों क्रिएट हुआ? ऐसा सीन इसलिए क्रिएट हुआ बिकॉज आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया। अदरवाइज आपका क्या होता है, अदरवाइज आपका ये नेगेटिव जो है वो क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो फर्दर डिफ्यूजन होने ही नहीं देता है। बट जैसे ही आप वोल्टेज एक V लगा लेते हो तो उसके बाद इम्पैक्ट क्या होता है, ये जो विथ है वो घट जाता है। क्यों नहीं घटेगा? आप खुद सोचो, ये विथ क्या होता है, डिप्लेशन लेयर का विथ होता है। डिप्लेशन लेयर क्या होता है, जहां पे कोई चार्ज पार्टिकल फ्री नहीं होता है, वहां पे जो होता है इमोबाइल आयंस होते हैं। चार्ज पार्टिकल आयंस में डिफरेंस है, ये बात आप क्लियर रखना, मैंने आपको पहले बताया था। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चार्ज पार्टिकल आयंस को सेम कर देते हैं, पर चार्ज पार्टिकल एंड आयंस आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, है ना। उनका अगर आप केमिस्ट्री लेवल पर अगर बात करोगे तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, है ना। या फिर आप फिजिक्स में भी एटॉमिक लेवल पर अगर बात करोगे, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब भी वो अलग ही है। ओके, तो मैं क्या बोला, जैसे आप वोल्टेज अप्लाई किए विथ घट गया। क्यों घट गया? बिकॉज अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ ज़्यादा आएंगे, होल्स भी इस तरफ ज़्यादा जाएंगे, तो ये तो क्लियर सा बात है ना कि ये घटेगा, और ये मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो फिर भी मैं आपको बोल दिया कि जो विथ है वो क्या होगा, घटेगा। क्यों? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्शन मिलेगा इस तरफ, तो वो इस तरफ इधर आना शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा फोर्स मिल रहा है ना नेचुरली, वो खुद से नहीं आ पा रहे थे। क्यों? बिकॉज ये देखो रिपल्सन का एक लेयर बन गया ना यहाँ पे, ये वाला नेगेटिव लेयर इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं दे रहा था इधर, पर जैसे आपने वोल्टेज को प्रोवाइड किया तो विथ क्या होगा, डिक्रीज हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो माइनॉरिटी कैरियर्स बन गए। तो मैं यही बोला कि इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे काफ़ी सारे जमा हो जाएंगे, एंड यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएंगे। अब आप ये फिगर को उसके साथ याद करो, जो था आपका उस फिगर के साथ में आप याद करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके वजह से ये जो है ना आपका, इसके वजह से क्या होता है, आपको एक नेट कैपेसिटेंस मिल जाता है। ओके, एंड इसी कैपेसिटेंस को आप क्या बोलते हो, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो ये बेसिकली आपका क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ बिकॉज आपका जो चार्ज पार्टिकल्स था वो डिफ्यूज हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज आपने एक फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया, उसके वजह से वो डिफ्यूज हुआ, एंड डिफ्यूज होने के कारण आपको एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस मिल गया। तो स्ट्रक्चर देखो कैपेसिटेंस का बना ना, क्योंकि देखो इधर क्या है, चार्ज बॉडी है। ओके, इधर क्या है, चार्ज बॉडी। आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आपका इमोबाइल आयंस है, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है। आप इसको एज ए इंसुलेटर कंसिडर करो अभी के लिए,
है ना। यहाँ पे क्या है आपका इंसुलेटर, आप एक कवर मतलब कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये सब ना मतलब बहुत अलग स्केल पे एक होता है ना, इसलिए इसके बारे में आप ज़्यादा डिस्कशन कहीं पे देखोगे भी नहीं, इतना कोई बात भी नहीं करता। ईडीसी में बात करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, बट एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह हम लोग को इतना ज़्यादा इसका जानने का जरूरत भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सिंस मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अभी करा तो मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम अभी स्पेंड करूँ, ओके। क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा समझने जाओगे तो फिर तो बोलने के लिए भी बहुत सारी बातें हो जाएंगी ना, तो फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैं बोला कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, होल्स इधर से इधर गया, उसके वजह से क्या हुआ, आपको एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिला जिसके वजह से आप बोलोगे कि इसका कैपेसिटेंस होगा, जिसको आप क्या बोलोगे CD, ओके। इसको आप क्या बोलोगे CD। चलो इसको आप डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलोगे, एंड वो क्या होगा आपका डेल्टा Q बाय डेल्टा V। क्यों बोला मैंने डेल्टा Q बाय डेल्टा V? बिकॉज देखो ये चार्ज में तो चेंजेस आए होंगे ना, पहले कुछ थे, उसके बाद कुछ चार्जेस यहाँ पे आए होंगे, तो कुछ एक चार्ज चेंज हुआ प्लस डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, मान लो अब आपको यहाँ पे समझना है, इसलिए मैं वहाँ पे एक स्टेटमेंट पे एम्फेसिस कर रहा था। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि V अगर मैं बढ़ा दे रहा हूँ, है ना, मैं क्या बोला, अगर मैं V जो है वो अगर मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ये सब यहाँ पे मोमेंटरली जमा होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वो रिकम्बिनेशन हो जाएगा, रिकम्बिनेशन हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो फिर आपका अपना कंटिन्यूस जो फ्लो है वो मेंटेन करेगा, उसकी वजह से आपको एक कांस्टेंट करंट मिल जाता है, ठीक है, क्लियर। तो मैं क्या बोला, अपने यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई किया, अब ध्यान से सुनते रहना है। यहाँ पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया, एंड इस वोल्टेज एप्लीकेशन की वजह से क्या हो जाएगा, आप मान लो कि इस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, तो इंक्रीज कर रहे हो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन मिलेगा, एंड वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा होंगे। अगर चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। अब इस बात को आपको ध्यान से सुनना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। मैं क्या बोला, अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इधर से, इधर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्शन इस तरफ से मिलेगा, तो इधर जंप करेंगे तो इधर चार्जेस बढ़ जाएंगे, है ना। एंड इक्विवेलेंटली यहाँ पे होल्स भी बढ़ जाएंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, चार्ज अगर बढ़ गया वोल्टेज बढ़ने से, तो आप क्या बोलते हो, कैपेसिटेंस बढ़ गया। बट अभी आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर अगर वोल्टेज बढ़ गया तो चार्ज बढ़ गया, ये हमको पता है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट आप ये क्यों बोल रहे हो कि कैपेसिटेंस बढ़ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये सब आपको किताब और गूगल में भी ऐसे अच्छे से नहीं मिलता फॉर्मेट में। तो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज अब याद करो, जब मैं इसके पहले जब मैं कैपेसिटर बताया, अब आपको समझ में आया मैंने क्यों उसका स्टोरी बताया आपको, यही रीज़न था। जब मैंने वहाँ पे जब कैपेसिटर का बात किया तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था, आप अगर वोल्टेज को इंक्रीज करोगे चार्ज इंक्रीज होगा, एकदम 100% सही बात है। कैपेसिटेंस क्या होता है, एक कांस्टेंट रेशियो होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम, वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ये भी एकदम सही बात है। वो तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक उसका जो डायमेंशन था एप्सिलॉन A/d, मतलब एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जब तक वो कांस्टेंट रहेगा तभी तक ये वैलिड था स्टेटमेंट, ओके। बट इन दिस केस क्या हो रहा है, जब आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो ना, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A/d। ये तो नहीं बदल सकता, ये तो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन मतलब आता ही है उसका एक्सप्रेशन, तो ये क्यों बदल जाएगा, ये तो यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है कैपेसिटेंस के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, C = एप्सिलॉन A/d, क्लियर। तो ये जो D जो था ना, अब मैं इसको W लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो W है ना वो, तो मैं इसको W लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको W लिख रहा हूँ क्योंकि W क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ही तो है ना। तो देखो जैसे ही आप V को इंक्रीज करोगे ना, जैसे आप क्या बोला मैंने, V को इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा आपको पता है, उससे होगा क्या, W डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा मैंने आपको बताया, अगर W अगर डिनोमिनेटर में डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा ना, यही तो CD है, यही तो CD है। देखो अब समझ में आया, इसलिए मैं बोला कि जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो इसमें आपका चार्ज भी इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बट उसको कांस्टेंट होना चाहिए था, क्योंकि चार्ज बाय वोल्टेज का रेशियो कांस्टेंट होता है, उसी को तो कैपेसिटेंस बोलते हैं। बट यहाँ पे कैपेसिटेंस इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आप, जब आप V बढ़ा रहे हो तो W घट रहा है, डिस्टेंस का घट रहा है, एंड डिस्टेंस घटने के कारण क्या हो रहा है, आपका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो क्लियर हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जो हमको फॉरवर्ड बायस में देखने को मिलता है। अब देखो ना, नाम ही तो बता रहे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, दैट मींस ये कैपेसिटेंस आया क्यों, डिफ्यूजन के लिए आया। क्या डिफ्यूज हुआ था, इस साइड से मेजॉरिटी कैरियर्स इधर आया था, माइनॉरिटी कैरियर्स, एंड रिकॉम्बिनेशन से पहले एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसका डेंसिटी था, है ना, और जो यहाँ से होल्स थे वो इधर गए थे एंड उनका डेंसिटी यहाँ पे जा रहा था। तो ये जो स्ट्रक्चर जो बनता है एक, वो देखने में एक कैपेसिटर को रिजेंबल करता है, इसलिए आप उसको बोलते हो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जो कि फॉरवर्ड बायस में हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर हुआ, ये बात आपको अच्छे से समझ में आया। चलो, तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हमने इसके साथ क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ओके। तो हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बारे में।
तो मैंने बहुत ज़्यादा ही पढ़ा है, इतना भी कोई नहीं पढ़ाता है, तो मैं बस इसलिए बोला कि आपको एक बार आइडिया रहे कि अगर आपको अगर कोई पूछ ले कि बताओ डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है, कहीं पे अगर आपको वाइवा में, इंटरव्यू में, कहीं पे अगर कोई पूछ ले, तो आप ऐसे ना हो जाओ कि इसके बारे में आपने सुना ही नहीं, आपको एक बेसिक आइडिया रहता है, आप बोल सको कि अच्छा सर हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने से क्या होता है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स होता है वो माइनॉरिटी की जगह पे आ जाता है, मतलब एन से पी में आएगा तो माइनॉरिटी बन जाएगा। सिमिलरली पी से होल्स एन में जाएगा तो मेजॉरिटी वहाँ पे माइनॉरिटी बन जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन से जस्ट पहले वहाँ पे क्या होता है, बहुत डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो क्या रिजेंबल करता है, एक प्लेट विथ नेगेटिव चार्ज एंड एन टाइप में एक प्लेट विथ पॉजिटिव चार्ज, जिसके बीच में क्या होता है, एक डिप्रेशन लेयर रहता है जो आपका क्या करता है, सेपरेशन मेंटेन करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होता है, वो तो इमोबाइल आयन से भरा रहता है। तो यही रीज़न है कि वो क्या बन जाता है, एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एक रिजेंबल करता है। आप समझ में आया आपको चीज़, तो ऐसे आपको किसी को एक्सप्लेन करने आना चाहिए, ओके। और बाकी ये सब के क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस भी होते हैं अपने, अगर आप चाहो तो वोल्टेज, फिर आपका डोनर एटम्स, एक्सेप्टर एटम्स के टर्म्स में लिख सकते हो, बट मैं वो सब में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो कंप्लीटली ईडीसी का पार्ट है। तो इतना फिर पढ़ोगे तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि यार पढ़ लेते हैं ना, क्या है, फिर जब आप 10 सब्जेक्ट जब पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा ऐसा कि यार क्यों पढ़ा था उसको, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों को नहीं जानना बेटर होता है, बिकॉज जब आप जानोगे तो आपको हमेशा डर रहेगा एग्जाम के पहले रिवाइज करना है, क्या पता ये आ जाए, तो आप पैनिक करोगे उससे। इसीलिए कम जानो, जितना ज़रूरत है वो जानो, क्योंकि मैं तो सब कुछ देख लिया हूँ ना, क्या आता है क्या नहीं आता है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है। आपको बस एक चीज़ पे ध्यान रखना है, अपना जो कैलकुलेशन है उसको मतलब सही रखो, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा जो वीक पॉइंट था वो ये था कि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है, क्योंकि जब मैं कुछ करता हूँ ना बड़ा स्पीड में करता हूँ, बहुत फटाफट करता हूँ, कंसेप्ट मेरे दिमाग में रहता है, मैं बहुत फटाफट करता हूँ, उस चक्कर में मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बनेगा नहीं, है ना। मोर देन 90% क्वेश्चन आपसे एक ही बार में बन जाएगा जो आप मेरे से पढ़ते जा रहे हो। क्लियर? तो चलो, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में मैंने क्लियर कर लिया। फिर जनरली आपका माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड में दिया रहता है, अगर आप डेटा शीट देखोगे तो उसमें आपका नैनोफैरेड में उसको मेंशन किया हुआ रहता है, ओके। अब मैं बात करने वाला हूँ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस किस में देखने को मिलता है, रिवर्स बायस में देखने को मिलता है ना। डिफ्यूजन किस में होगा, आपका फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस मतलब कुछ एक चेंज होने की वजह से होता है ना। तो हम लोग देखेंगे कैसे होता है ये रिवर्स बायस के केस में। चलो मैं फिर से क्या करता हूँ, एक पीएन जंक्शन ड्रॉ करता हूँ, ओके। मैं क्या किया, एक पीएन जंक्शन ड्रॉ किया। ये क्या है आपका डिप्लेशन लेयर, या क्या है आपका पी है, ये क्या है आपका एन है। पी में आपका क्या होगा, होल्स होगा। तो चलो मैं बहुत सारा होल्स बना दिया इधर में, ठीक है। पी में क्या होगा आपका, होल्स होगा। इतना आपको समझ में आया। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स होगा। सॉरी, इधर से मैं थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को डिप्रेशन लेयर भी बनाना है ना, तो इधर मैं हटा दिया, ठीक है। चलो इधर मैं इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूँ, इधर मैं क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स बना दिया। चलो यहाँ तो सही है। ये आपका क्या होगा, डिप्लेशन लेयर है ना। ये आपका डिप्लेशन विथ होगा W, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर में, ये आपका ऐसे हो गया, आपका ऐसे हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आया होगा तो वहाँ पे चार्जेस कुछ आए होंगे, यहाँ पे कुछ चार्जेस जो नॉर्मली होता है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा फटाफट पढ़ाऊंगा, देख लो। तो मैं क्या बोला, इसको आप रिवर्स बायस कर दो। मैं क्या बोला, इसको आप रिवर्स बायस कर दो, ओके। तो आपको पता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है इन केस ऑफ रिवर्स बायस, मैं क्या बोला, इन केस ऑफ रिवर्स बायस, वहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे अट्रैक्ट होगा, तो ये जंक्शन को कभी क्रॉस नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको करंट फ्लो नहीं मिलता है। इसलिए आप बोलते हो कि रिवर्स बायस कंडीशन में, रिवर्स बायस मोड में आइडियली एक डायोड एक ओपन स्विच की तरह काम करता है, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं करता है। क्लियर, समझ में आया। तो मैं क्या किया, यहाँ पे एक मैंने V वोल्टेज रिवर्स बायस में अप्लाई किया, तो उसकी वजह से पता है क्या होता है, डिप्लेशन विथ क्या होता है, वो रीजन, वो विथ जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं होते। तो आप सोचो, जैसे आप V अप्लाई कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो और इधर आने लगते हैं, है ना, और इधर आने लगेंगे, और ये जो होल्स है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये भी इधर शिफ्ट होने लगेंगे। तो जो डिप्लेशन जो लेयर है ना, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। विथ व्हाट, अगर मैं बोलूँ कि V अगर इंक्रीज होता है तो इम्प्लाइज दैट उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा हमको, जो W होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में क्या था, उल्टा था, जब आप V इंक्रीज करते हो तो W क्या होता है, डिक्रीज होता है। रिवर्स बायस केस में क्या होता है, जब V इंक्रीज करते हो तो जो W जो है, जो विथ है, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। अब ये इंक्रीज हो जाने के कारण पता है क्या होता है आपका, जैसे ये इंक्रीज होने लगता है ना, इधर 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 ऐसे जब इंक्रीज होने लगता है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये फिर से किसकी तरह काम करने लगता है, बिहेवियर इसका एक डाइलेक्ट्रिक काइंड ऑफ होने लगता है, ओके। इधर क्या होने लगता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इमोबिलाइज आयन्स है,
और आपका ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट की तरह बिहेव करता है और एक नेगेटिव चार्ज बिहेव करता है ना, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस हो गया ना, इस वाले रेजिस्टेंस एरिया का रेजिस्टेंस हाई है, तभी तो करंट कंडक्शन नहीं हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस ही लो तो करंट कंडक्शन नहीं होता है क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब बोलने के लिए बोलते हैं कि यहाँ का रेजिस्टेंस हाई है और इधर का रेजिस्टेंस लो होता है, तो वो बेसिकली किसको रिजेंबल करता है, फिर से कैपेसिटर को रिजेंबल किया। या फिर आप ऐसे सोचो ना कि सिंपल सा बात है, जब हमने V को बढ़ाया, ये इधर और सेपरेट हो गया, ये इधर और सेपरेट हो गया, इसका विड्थ बढ़ गया, उसके वजह से क्या हुआ, आपका इधर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इधर नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो वो भी किसको रिजेंबल करेगा, एक कैपेसिटर को ही रिजेंबल करेगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ ना तो C को से पता है कितना हो जाएगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा V हो जाएगा, है ना, डेल्टा Q बाई डेल्टा V हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूँगा तो देखो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A बाई D, मतलब W, है ना, एप्सिलॉन A बाई W, ओके, एप्सिलॉन A बाई W। अब इसमें क्या होगा, देखो जब आप V को इंक्रीज करोगे ना, जब आप V को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो W क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसके वजह से CT क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब W इंक्रीज हो जाएगा ना, तो जो CT है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही है कंसेप्ट, ओके। उस केस में क्या था, जब आप V बढ़ाते थे, ओमेगा क्या था, सॉरी ओमेगा नहीं, W क्या था, जो विथ है वो घटता था फॉरवर्ड बायस में, मतलब डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में ये घटता था, और जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो आपको बढ़ते हुए दिखता था। बट रिवर्स बायस केस में उल्टा है, जब आप V बढ़ाओगे विद V बढ़ेगा और जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी नैनो फैरेड उसी रेंज में रहता है, ओके। तो ये था आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखो इसको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, यहाँ पे वो डिफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे अगर आप बोलते हो, ऐसा नहीं है कि रिवर्स बायस में डिफ्यूजन कैपेसिटेंस नहीं एग्जिस्ट करता है, वो भी एग्जिस्ट करता है। एंड वो क्यों होगा, आपका होने से माइनॉरिटी केरियर्स की वजह से होगा, एंड वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि आप सोचो ना, यहाँ पे माइनॉरिटी तो डोमिनेटिंग नहीं है ना, तो वो क्या हो जाता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। उसके बारे में आपको कहीं पे बात करते हुए ज़्यादा कोई मिलेगा भी नहीं, वो नेग्लिजिबल हम लोग मानते हैं। एंड सिमिलरली उसी तरीके से डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है ना, वो क्या होता है आपका, फॉरवर्ड बायस में होता है। तो फॉरवर्ड बायस में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी होता है, बट वो भी क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्लियर, वो भी क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ओके। बिकॉज वहाँ पे आप विथ के साथ ज़्यादा नहीं खेल सकते ना। ये सब कैपेसिटेंस जो आया, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, वो क्यों आया, बिकॉज आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो विथ चेंज हुआ, उसके वजह से जो चार्ज का वो होगा वो चेंज होगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक चेंज इन कैपेसिटेंस मिलेगा, जिसको आप ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलते हो, है ना। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बेसिकली क्या हुआ, जो आपके चेंज की वजह से एक जो ट्रांजिशन हुआ उसके वजह से जो कैपेसिटेंस आपको दिखा, वो हो गया आपका क्या, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। क्लियर। तो ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप सोचो कि जब आप एक अप्लाई करते हो एक डीसी सिग्नल, है ना, तो यहाँ पे तो मैं इंक्रीज और डिक्रीज का बात कर रहा हूँ ना, तो डीसी जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो एक फिक्स्ड वैल्यू हमको मिल जाता है ना, डीसी तो एक फिक्स्ड आपका वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। मान लो कि अगर आप एसी अगर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो एसी, तो क्या होगा, देखो वो इंक्रीज डिक्रीज करेगा ना इस तरीके से, तो वोल्टेज चेंज होगा, तो वोल्टेज चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट इस विथ पे पड़ता है ना। इसीलिए हम लोग स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के टाइम पे इसके बारे में बात करते हैं। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि जब हम लोग स्मॉल सिग्नल की बात करते हैं, तो इसलिए मैं क्यों बोला था, आपको बताया था मैं स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल के बारे में। जनरली स्मॉल सिग्नल मतलब एसी को हम लोग कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, ओके। तो जब आप ऐसा कुछ सिग्नल अप्लाई करते हो वोल्टेज, तो क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, साइनसॉइडल का तो बढ़ेगा घटेगा ना इस तरीके से। तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज आपका मेनली चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज होने के कारण ये विथ में चेंजेस आएंगे, ये विथ में चेंजेस आने के कारण आपको कैपेसिटेंस में चेंजेस मिलेंगे, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोला जाता है। तो वो चेंज होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टी जो है ना, ये जो कैपेसिटेंस चेंज होने का जो प्रॉपर्टी है ना, विथ बढ़ेगा घटेगा, तो अकॉर्डिंगली वो उसका जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। मतलब अब देखो ऐसा होता है ना कि अगर मान लो कि आपके घर पे कुछ एक यूजलेस चीज़ है, तो आप ऐसे सोचते हो ना कि चलो कुछ किया जाए, कुछ यूजफुल काम में उसको लगाया जाए। तो उसी तरीके से ये है, कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, है ना, कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ अननेसेसरी चीज़ आए। बट क्या किया गया, रिसर्च किया गया इस पर, एंड उसको एक यूटिलाइज करने का टेक्निक निकाला गया, ओके। तो इसी पे बेस पता है आपका क्या होता है, वैरेक्टर डायोड डिजाइन होता है। क्या होता है, वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड ये एक स्पेशल डायोड होता है, मतलब वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। तो इसी तरीके से जब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का बहुत ज़्यादा चेंज होता है तो आपको देखने को मिलता है। और मैं क्या बोला, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है रिवर्स बायस के केस में। एंड सिमिलरली फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है, विथ के साथ आप ज़्यादा नहीं खेल सकते, ओके। वो फॉरवर्ड बायस होता है तो विथ उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि सोचो आप ये अगर विथ है तो आप चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है ना, और अगर आपका ये विथ है, यहाँ पे अगर ये विथ है तो आप वोल्टेज अगर कॉरस्पेंडिंगली आप जो भी बढ़ाओगे घटाओगे तो उसको ज़्यादा आपको जगह मिले ना, कम ज़्यादा होने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है बट एकदम नेग्लिजिबल, है ना, उसको एकदम नेग्लिजिबल हम लोग कंसीडर करते हैं। तो क्लियर हो गया, ये था आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो डोमिनेट होता है किसमें, डोमिनेटिंग होता है किसमें, फॉरवर्ड बायस में। और ये है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो डोमिनेटिंग होता है किसमें,
रिवर्स बायस कंडीशन पे। तो क्लियर हुआ? तो इतना कुछ ही है आपका डायोड कैपेसिटेंस में। तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, ओके, बहुत ज़्यादा बता दिया। अगर आप अच्छे कोई इंस्टीट्यूशन के नोट्स भी देखोगे ना तो हार्डली आपको 4 या 5 लाइन मिलेगा। आप चेक कर लो, आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप एक चेक कर लो, अच्छा कोई इंस्टीट्यूट का देख लो। तो मैं देखा, मैं तो पढ़ा हूँ ना, मेरे को पता है, मतलब मैं कोचिंग नहीं गया हूँ बट मैं कॉपीज़ वगैरह तो देखा हूँ ना कि क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं पढ़ाया जाता, तो मुझे पता है 4 या लाइन मतलब क्या लिखाया होगा वहाँ पर, मैं आपको बता भी देता हूँ। डायोड कैपेसिटेंस, वहाँ पे लिखा होगा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, उसके नीचे लिखा होगा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के नीचे ये एक्सप्लेनेशन लिखा होगा कि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो विथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, आप वोल्टेज बढ़ाओगे आपका विथ जो है वो बढ़ जाएगा, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस घट जाएगा, बस उतना में खत्म हो जाता है। तो फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ बता दिया अभी। आई होप सो आपने भी एंजॉय किया होगा। ओके, तो इतना कुछ था डायोड कैपेसिटेंस एंड रिवर्स रिकवरी टाइम में। तो चलो, जब इतना कुछ मैंने करा दिया तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब सिंपल सा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अगर आप ये नहीं जानते तो भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट फिर भी चलो मैं लेके बता देता हूँ कि क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड, हाँ, कैपेसिटर के ऊपर एक, मतलब डायोड कैपेसिटेंस के बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो अभी हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लिया, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लिया, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लिया। तो मैंने क्या बोला कि चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि अगर डायोड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन में कभी कैपेसिटेंस का जिक्र हो तो आपको कभी प्रॉब्लम ना हो उसको सॉल्व करने में। ओके, तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक क्वेश्चन है। ओके, तो आप पहले क्वेश्चन को नोट करो, तो मैं पढ़ता हूँ फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझना तो जरूरी है ना, आप ऐसे थोड़ी स्टार्ट कर दोगे कुछ भी सॉल्व करना। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे अभी इसको। ए डीसी करंट ऑफ 26 मिली एम्पियर है ना, तो डीसी करंट हो, तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करो फिर भी खुद से, अगर आपसे बन जाता है तो अच्छा है, नहीं बन जाता तो भी देखो सीखो क्या दिक्कत है उसमें। तो ये डीसी करंट ऑफ 26 मिली एम्पियर। ओके, तो मेरे को पता है कि आईडीसी मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 26 मिली एम्पियर आईडीसी। ओके, फ्लोज थ्रू द सर्किट, ये भी सही है, तो डीसी सोर्स तो ये है, तो आईडीसी इसके वजह से फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, 26 मिली एम्पियर। द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है, ये भी सही बात है। ईटा 1 और वीटी 26 मिलीवोल्ट गिवन है, ईटा कितना 1 है और वीटी कितना है 26 मिलीवोल्ट, ये गिवन है अपने पास। एट द क्यू पॉइंट, अब क्यू पॉइंट क्या होता है, अब आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्यू पॉइंट मैंने आपको बताया क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट, जिस ऑपरेटिंग पॉइंट पे डायोड ऑपरेट कर रहा है। ओके, द डायोड हैज अ जंक्शन कैपेसिटेंस, देखो आ गया, द डायोड हैज अ जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ 0.5 नैनोफैरड, कितना फैरड है, 0.5 नैनोफैरड। फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 2 × 10⁶ रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा भी दिया हुआ है। तो अपने पास और इन्फॉर्मेशन क्या है, C इज इक्वल्स टू 0.5 नैनोफैरड ना, नैनोफैरड, और आपको क्या दिया गया है, ओमेगा, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁶ रेड पर सेकंड, मतलब रेडियन पर सेकंड। चलो ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्मॉल सिग्नल कंपोनेंट, स्मॉल सिग्नल कंपोनेंट को क्या मीन कर रहा है, ये देखो एसी जो सोर्स है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, स्मॉल सिग्नल वो एसी को ही मैक्सिमम टाइम बोला जाता है एंड उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, तो मिली वोल्ट में है ना, ये क्या है मिली वोल्ट में, और ये क्या है वी वोल्ट में है, वी वोल्ट में होगा। अगर इसका कटिंग वोल्टेज होगा, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं तो हम लोग आइडियल मानेंगे, तो ये वी वोल्टेज के लिए तो फॉरवर्ड बायस में हमेशा रहेगा ही, और इसमें क्या है आपका एक एसी वोल्टेज भी अप्लाई किया गया है। ओके, तो हमको क्या दिया गया, द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्मॉल सिग्नल कंपोनेंट ऑफ डायोड करंट, दैट मींस इस सोर्स के वजह से जो करंट फ्लो करेगा ना, ये एसी सोर्स के वजह से एक आईएसी फ्लो करेगा, वही आपको निकालने के लिए बोला है, उसका पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड बोला है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्मॉल सिग्नल, तो उसी का क्या बोला आपको, पीक वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है। सॉरी, तो कैसे करोगे अभी देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो आपको एक बात तो पता है कि जब आप एसी एनालिसिस करोगे तो क्या करोगे, आप इसको शॉर्ट कर दोगे, एंड जो डायोड है उसको किससे रिप्लेस करते हो, तो ऐसे ही तो अप्रोच करते हैं ना। आपको क्या निकालना है, एसी करंट निकालना है, एसी सोर्स की वजह से, वही तो आपको बोला गया है। तो वो निकालने के लिए आप क्या रखोगे, यहाँ पे सिर्फ एसी सोर्स रखोगे, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर आप इसको क्या कर देते हो, शॉर्ट कर देते हो, ये भी मैंने आपको बताया था। तो जब आप एसी सोर्स एनालिसिस करोगे तो आप डायोड को किससे रिप्लेस कर दोगे, डायनामिक रेजिस्टेंस से। तो डायनामिक रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, अब क्या दिक्कत है, देखो अगर मैं बोलूँ आर डी डायनामिक रेजिस्टेंस, तो क्या होता है, ईटा वी टी बाय आई डी सी है ना। तो ईटा का वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना है 26, और आई डी सी का वैल्यू कितना है 26 है ना, मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर और ये मिली वोल्ट है, मिली एम्पियर और ये मिली वोल्ट है, ये तो है ना। आई डी सी कितना है 26 मिली वोल्ट, और आई डी सी कहाँ गया, 26 मिली एम्पियर है ना, ये मिली एम्पियर है क्या,
डीसी करंट ऑफ 26, ये माइक्रो एम्पियर है, ये माइक्रो एम्पियर ले लो इसको। ओके, ये कितना है, माइक्रो एम्पियर है, चलो माइक्रो एम्पियर। ओके, तो ये मिली एम्पियर और ये कितना हो गया, माइक्रो एम्पियर। ये माइक्रो एम्पियर, तो मेरे को कितना मिल गया, 1000 ओम। 1000 ओम किसका वैल्यू मिला मुझे, ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू मुझे मिला 1000 ओम। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ क्या, एक जंक्शन कैपेसिटेंस है, तो मैं क्या बोला, जंक्शन कैपेसिटेंस जब भी रहेगा डायोड के अक्रॉस में पैरेलल में आपको बिठाना है। अब आप सोचोगे कि सर पैरेलल में क्यों बिठाया, सीरीज में क्यों नहीं बिठाया डायोड के साथ, आप ऐसा सोच सकते हो। तो वो सोचना बहुत जेन्युइन सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो जंक्शन कैपेसिटेंस है उसको मैंने इसके पैरेलल में इसलिए बिठाया बिकॉज आप सोचो कि जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, दो तरीके से मैं बताता हूँ। ओके, एक तो जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है एंड जो डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो तो क्लियर सा सेम होगा, क्योंकि अगर आप ये दो टर्मिनल को देखोगे तो डायोड जो है उसके अक्रॉस में वोल्टेज जो अपेयर करेगा और जो इसमें जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है उसके अक्रॉस में यही वोल्टेज अपेयर करेगा। तो आप बोल सकते हो कि इसलिए आपने उसको सीरीज में रखा। मॉडलिंग करते वक्त, ये तो मॉडलिंग ही कर रहे हैं ना हम लोग, तो वो क्या हो रहा है आपका, सीरीज में रख रहे हैं। अगर मैं मान लो कि अगर सीरीज पैरेलल में रख रहे हैं, सॉरी, अगर मैं क्या बोला, जंक्शन कैपेसिटेंस को मैंने पैरेलल में रखा, क्यों, बिकॉज आप देख सकते हो ना वोल्टेज तो पैरेलल में ही होगा, दोनों के अक्रॉस में सेम वोल्टेज है। अगर सेम वोल्टेज होता है तो हम लोग कंपोनेंट्स को किस में रखते हैं, पैरेलल में रखते हैं। या फिर आप ऐसे सोचो, आपने अगर सीरीज में मॉडल कर दिया उसको, मान लेता हूँ कि आपने सीरीज में मॉडल उसको कर दिया, चलो, तो आप कहते हो कि यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर होगा। अगर आपने सीरीज में मॉडलिंग किया है तो इसका, है ना, तो अगर सीरीज में होगा तो XC क्या होता है, 1/ωc, क्लियर। अब अगर डीसी एनालिसिस जब आप करोगे, जब डीसी एनालिसिस करोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो XC कितना हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स डीसी एनालिसिस करते हुए ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो आप सोचो, आपने फॉरवर्ड बायस दिया है और आपका करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो वो तो इनवैलिड मॉडलिंग हो गया ना। इसीलिए आप क्या करोगे, कैपेसिटर को पैरेलल में करोगे। इसीलिए आप याद करो, जब ये लेक्चर मैंने स्टार्ट कराया तो उसके पहले ही बोला तो ये आपका चॉइस था, मैंने आपको बोल दिया था, आप याद रख लो, अगर आपको समझना था तो ये देख लो, है ना, आपके ऊपर है ये चीज़। तो मैं क्या करूँगा, उसको पैरेलल में लगाऊंगा, क्लियर। और ये मेरा क्या है आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहेगा। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, अभी मैं XC निकालूंगा। देखो XC क्या हो जाएगा, XC इज नथिंग बट 1/ωc। तो 1/ωc कितना हो जाएगा, 2 × 10 टू द पावर कितना है, 6 है, इंटू 0.5 × 10 टू द पावर -9, है ना। तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा, 1000 ओम, 1000 ओम, क्लियर। तो अब ये इस सर्किट को मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इस सर्किट को मैं ड्रॉ करूंगा, इसको मैं डायनेमिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, 1000 ओम कैपेसिटर है ना, एक कैपेसिटर जो है इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, बोलो किससे रिप्लेस करूंगा, -j1000। अब -j क्यों किया, सिंपल सा बात होता है, XL क्या होता है, इंडक्टेंस के वजह से आप क्या लिखते हो, jωL, XC क्या लिखते हो, -jXC, या फिर इसको XL = jωL, है ना, और XC = -j1/ωc, यही तो आप लिखते हो, इसलिए मैंने -j लिख दिया। अब ये कैसे लिखते हो, ये भी आपको क्लास 11-12 में मिला है, अगर नहीं मिला है तो जब मैं नेटवर्क पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अभी फिर मैं इस पर बताना नहीं चाहता कि क्यों ऐसा jωL होता है, क्यों इसमें डिनोमिनेटर में आता है, तो देखेंगे ना ये सब, जब हम नेटवर्क थ्योरी पढ़ेंगे, जब AC फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको AC फंडामेंटल्स में ये कैसे आता है, क्यों jωL आता है, क्यों j/ωL नहीं आता है, सब बताऊंगा ना मैं तब। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी एक AC सोर्स रखूंगा। AC सोर्स मेरा क्या है आपका, जो AC सोर्स आपका क्या है यहाँ पे 5 sin ωt और ये मिली वोल्ट है, ठीक है, ऐसे रहेगा ये तो। और यहाँ पे जो आपका 100 ओम है, ये 100 ओम यहाँ पे रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि वो IAC कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब इसमें क्या, अब तो हो गया ना सॉल्व, वो IAC पूछा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और सॉल्व करता हूँ फटाफट, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। IAC क्या है, सिंपल है, IAC बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, IAC हो जाएगा जो V है ना, ये V, इसका पिक वैल्यू निकालना है हम लोगों को, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ स्मॉल सिग्नल कंपोनेंट दिया है, तो हम लोग पिक वैल्यू निकालेंगे। तो पिक क्या हो जाएगा, I = V/Z होता है। I = क्या होता है, अरे मेरे भाई देखो, I = V/Z होता है। अगर मैं Z की बात करूँ, Z, तो Z क्या है आपका,
1000 पैरेलल, 1000 पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, माइनस J1000 क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, और प्लस सीरीज में 100 है, तो प्लस 100, यही तो Z का वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो हम लोग क्या लिखते हैं, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1000 है ना, माइनस J1000 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस J1000 प्लस 100। क्लियर, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अगर मैं बोलूँ यहाँ से 1000 निकाल लूँ तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो मुझे क्या मिलेगा, 5 बाय माइनस J1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस J1 और प्लस 100। तो मुझे तो वैसे भी मैग्नीट्यूड चाहिए ना, मेरे को तो बस मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड लिख दूंगा मैं, 5 हो जाएगा, ये माइनस J1000 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 1 माइनस J1 का मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सिंपल। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूँ तो आंसर कितना होता है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, आंसर कितना होता है ना, आंसर आप निकालो कितना होता है, देखो 1000 डिवाइडेड बाय √2। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट में फास्ट कर रहा हूँ ना, ये सब कैलकुलेशन अगर आप नहीं सकोगे तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, तो क्लास 10 का बच्चा भी कर देगा, उसको कैलकुलेटर दे देगा कोई तो। प्लस 100 डिवाइडेड बाय 807 6.2 है ना। तो ये किस में था, देखो ये मिली वोल्ट में था, ये आपको नहीं भूलना, ये मिली वोल्ट में है, ये ओम में है। तो ये पता है कितना आता है, 6.2 माइक्रो एम्पेयर। तो ये है आपका आंसर, 6.2 माइक्रो एम्पेयर। तो अभी आपको समझ में आ गया, कभी भी अगर आपका एग्जाम में कैपेसिटेंस का कोई बात करे ना, तो आपको किसके पैरेलल में लगाना है, डायोड के पैरेलल में लगाना है। क्यों लगाना है बता दिया, क्योंकि अगर आप सीरीज में लगाओगे तो डीसी एनालिसिस करते हुए वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जो मॉडलिंग आपने किया है, तो बेसिकली मॉडलिंग होता है ना, रेजिस्टेंस को या फिर कंडक्टेंस को या फिर कैपेसिटर को, इंडक्टर को, हम लोग किस तरीके से उसको मॉडलिंग करते हैं सर्किट में, तो वो तो इस हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा ना उसको। अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो क्या होगा, डीसी के टाइम पे क्या हो जाएगा, देखो ये ओपन सर्किट रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पैरेलल में अगर आप लगा रहे हो, डीसी जब आप अप्लाई करोगे तो ओमेगा 0 हो जाएगा, एक्सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो पैरेलल में ही ओपन सर्किट रहेगा, तो रहा है क्या दिक्कत है, अपने डीसी एनालिसिस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा वो। तो इसी तरीके से हम लोग उसको पैरेलल में मॉडलिंग करते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ में आया, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये अपना खत्म होता है, ठीक है, आप इसको नोट करो, खत्म होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है रिवर्स रिकवरी, वो मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता एक्चुअली, मैं तो सोचा कि आपको बस मतलब ऐसे ही थोड़ा सा बता देता मैं, लेकिन सोचा कि चलो ठीक है एक लेक्चर ही बना देता हूँ, तो आपको नीड होगा उसका तो आप मतलब कर लोगे यहाँ से, ठीक है। ऐसे मेरा प्लान का पार्ट नहीं था ये लेक्चर, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब एनालॉग, एनालॉग क्या है, एनालॉग है आपका बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होता है एंड कंपोनेंट्स, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, वो क्या होता है डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ते हो इन डिटेल, सॉरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हो। सो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बेसिकली क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, आप डिवाइसेस का एप्लीकेशन के बारे में बात करते हो। फिर भी मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं है। अब एक लास्ट कंसेप्ट बचा है, रिवर्स रिकवरी टाइम और फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, तो वो भी मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, क्लियर। तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको बस देखते रहना है क्या हो रहा है। ओके, देखो अगर मैं आपके सामने एक सर्किट ड्रॉ करूँ ऐसे, अगर मैं बोलूँ कि ये 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट है 5 वोल्ट है, और ये ऐसे रख देता हूँ मैं, इसको भी ऐसे रख देता हूँ मैं, है ना। तो मैं देख लेता हूँ कैसे डिज़ाइन करने से सही होगा आपके लिए। और इसको मैं ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, और यहाँ पे मैंने स्विच दे दिया। स्विच यहाँ पे दूंगा क्या मैं, स्विच यहाँ पे देने से तो नहीं होगा आपका, है ना। तो मैं क्या क्या स्विच एक यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो एक डबल थ्रो स्विच है ये, ऐसे लगा दिया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे डायोड लगा दिया मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ओके, इसको मैंने क्या बोला, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। चलो ओके, इसको मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रजिस्टर ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर एक रजिस्टर ले लेता हूँ यहाँ पे 2.5 ओम ही ले लेता हूँ। चलो 2.5 ओम अभी के लिए, ठीक है, 2.5 ओम मैं ले लिया। चलो मैं बस आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, 2.5 किलो ओम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझाना चाहता हूँ देखो क्या होता है एक्चुअल में। ये आपका क्या है, स्विच, ये आपका क्या है, ए है,
ये आपका क्या है, बी है, और ये आपका क्या है, स्विच एस है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्विच एस। आप ऐसे ऐसे लगा सकते हो उसको, या तो इधर लगाओगे या तो आपका इधर लगाओगे, ठीक है। ये स्विच है और ये डायोड है आपका, ओके। चलो ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो स्विच है ना वो ए से कनेक्टेड है। क्या है, ए से कनेक्टेड है। लेट्स से स्विच जो है आपका क्या है, ए से कनेक्टेड है, ओके। ये क्वेश्चन मैं ही आपके सामने फ्रेम के क्वेश्चन ले रहा हूँ किसको, ठीक है। क्वेश्चन बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपसे पूछा एट टी इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो एट, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है एट टी इज इक्वल्स टू T1 switch is shifted, switch is what, shifted from A to B, switch is shifted from A to B, क्लियर हो गया। फाइंड I करंट, I क्या है, ये वाला करंट I है, ओके। फाइंड क्या है, I, फाइंड I एट T इक्वल्स टू T1 पॉजिटिव, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, है ना। ऑप्शन दे देता हूँ मैं 0, नंबर बी दे देता हूँ मैं 4, नंबर सी दे देता हूँ मैं -4, नंबर डी दे देता हूँ मैं -2, ठीक है। एम्पेयर है सब, चलो 0 एम्पेयर है ना। ये क्या है, 0 एम्पेयर है। चलो ये चारों ऑप्शन है। आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना है, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं रिवर्स रिकवरी के बारे में फटाफट बात कर लूँगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस अभी 10-15 मिनट से खत्म करता हूँ उसको मैं। चलो क्लियर हो गया। अभी देखो कैसे करना है इसको। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं, आप ट्राई करो, आप मेरे को आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखो क्या होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, मतलब एट टी इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू T1 माइनस की अगर मैं बात करूँ, T1 माइनस मतलब क्या, T1 टाइम से पहले तक जो भी टाइम है T1 माइनस है वो। अगर मैं I की बात करूँ तो I क्या हो जाएगा, देखो I इज इक्वल्स टू दिस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2.5 ओम, तो 4 एम्पियर हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो पक्का होगा। मतलब T1 मतलब स्विचिंग से पहले, स्विच तो T1 पे ऑपरेट किया ना, स्विचिंग से पहले आपका I कितना है, 4 एम्पियर है, ये एकदम क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये सुनो। अब इस टाइम पे एट टी इक्वल्स टू T1 पे आपने स्विच को लेके कहाँ लगा दिया, बी पे लगा दिया। एट टी इक्वल्स टू T1 पे आपने क्या किया, ये जो स्विच है ना, ये जो स्विच है आपने यहाँ पे लगा दिया। कब लगा दिया, एट टी इक्वल्स टू T1, ठीक है। एट टी इक्वल्स टू T1 पे आपने क्या किया, स्विच को जो S जो था, ये स्विच, ये जो S स्विच जो था ना, आपने उसको किस में लगा दिया, इस B में लगा दिया। तो अब तो B में जब लगा दिया तो ये क्या हो गया, देखो आप, जब B में आपने लगाया तो ये क्या हो गया, देखो सर्किट कैसा बन गया, ऐसा बन गया। तो डायोड तो रिवर्स बायस हो गया। अगर डायोड रिवर्स बायस हो गया तो आपका आंसर क्या होगा, 0 एम्पियर, है कि नहीं। बट जो 0 एम्पियर है वो आंसर गलत है, क्लियर। मैं क्या बोला, जब यहाँ पे लगा हुआ था सिंपल है फॉरवर्ड बायस सर्किट था, देखो ये वाला पाथ था, है ना। मैं पाथ भी दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो ये वाला पाथ था ना, ऐसे ऐसे जा रहा था आपका, और करंट कितना मिला था, 4 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। आपने टी इक्वल टू T1 पे क्या किया, सीधा स्विच को बी में लगा दिया, तो अब सर्किट कैसा बन गया, देखो ऐसा। अब डायोड किधर है, रिवर्स बायस है ना, ये जो हायर पोटेंशियल है वो उससे किससे लगा हुआ है, कैथोड से लगा हुआ है, तो क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो करंट कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। बट करंट ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब समझते हैं। इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। दैट मीन्स जब डायोड एक ऑन से ऑफ स्टेट में जब जाता है, किससे किस में जाता है, जब ऑन से ऑफ स्टेट में जाता है तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, रिवर्स रिकवरी टाइम। चलो देख लेते हैं क्या होता है। अभी मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ, है ना, कर्व एक ड्रॉ करता हूँ। मैं एक कर्व ड्रॉ किया, ओके। आंसर की बात करता हूँ, आंसर क्या होगा, आंसर पता है क्या होगा, जो आई होगा ना, आई वो फ्लो करेगा इधर में, एक जो आई करंट है वो फ्लो करेगा, उसका वैल्यू कितना होगा, 5/2.5। सो आई इज इक्वल्स टू हाउ मच, -5/2.5 इक्वल्स टू -2 एम्पियर। तो ये एक्चुअल में करेक्ट आंसर है, -2 एम्पियर। कैसे, मैंने माइनस क्यों लिया, बिकॉज ये 5 वोल्ट है और ये 2.5 ओम है, तो इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा, 2.5 एम्पियर, है कि नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे हो तो चलो ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको क्या बोला, I1 बोला,
ठीक है। I1 मेरा कितना आ जाएगा, 2 एम्पेयर आ जाएगा, I1 2 एम्पेयर आ जाएगा ना। और I1 क्या है, I1 इज नथिंग बट माइनस I, यही तो है ना। सो देयरफॉर I कितना हो जाएगा, माइनस I1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2 एम्पेयर। तो कैसे भी समझो यार, कैसे भी समझो, मैं आपको बता दिया, इतना थोड़ी कोई लिख के बताता है, मैं बता दिया। इधर करंट अगर आपका 2 एम्पेयर फ्लो करेगा तो I कितना होगा, माइनस 2 एम्पेयर। सिंपल है ना यार, तो हो गया इसका आंसर माइनस 2 एम्पेयर। फिर आप सोचोगे यार डायोड में माइनस कैसे करंट फ्लो कर गया। डायोड में यार इधर तो आप सर आपने बताया था कि इधर तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता है, और अभी आप बोल रहे हो कि सर माइनस 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये कैसे हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो करंट जो फ्लो किया है ना, ये एक ट्रांजिएंट टाइम के लिए होता है, जिसको हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं, है ना। अभी आप देखोगे क्यों होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में आया। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये T1 टाइम है, अगर ये T1 टाइम है, तो देखो T1 से पहले करंट कितना फ्लो कर रहा था, 4 एम्पेयर। तो T1 से पहले कितना फ्लो कर रहा था करंट, 4 एम्पेयर। ये कितना है आपका, 4 एम्पेयर। क्लियर, ये आपका क्या है, करंट है, और ये आपका क्या है, टाइम T है। जैसे ही वो T1 पे पहुंचा, यहाँ पे स्विच क्या हो गया, जो स्विच था वो यहाँ इस जगह पे क्या हो गया, A से B पे चला गया, CH ना, CH। यहाँ पे जो स्विच था इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे, है ना, ये जो T1 पॉइंट है उस पर स्विच क्या हो गया, A से B में चला गया। क्लियर। तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो पता है आपको, आपको एक नेगेटिव करंट मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस 2 एम्पेयर ना, माइनस 2 एम्पेयर आपको करंट मिलेगा। क्यों मिला ऐसा, बस देखते रहो, ये कुछ इस तरीके से जाएगा और फिर धीरे 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 ये वाला करंट आ जाएगा, और ये वाला करंट आपका जो है वो क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये तो आपको पता है, जब रिवर्स बायस होता है तो क्या होता है आपका, एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है, विच इज इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर, बहुत छोटा करंट फ्लो करता है। तो पता है ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम, इसको आप कहते हो स्टोरेज टाइम, और ये वाला जो टाइम है उसको आप कहते हो ट्रांजिएंट टाइम, है ना। इतना नहीं लेंगे हम लोग, इतना ही लेंगे, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक जब हम लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो TRR क्या होता है, TRR इज इक्वल टू TS प्लस TT। मैं बता रहा हूँ क्या है, सब कुछ बता रहा हूँ। TRR क्या हो गया आपका, रिवर्स रिकवरी टाइम, दैट इज इक्वल टू स्टोरेज टाइम प्लस ट्रांजिएंट टाइम। क्लियर, ये क्या है, स्टोरेज टाइम प्लस ट्रांजिएंट टाइम। सही में सबको समझ में आ गया पूरा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये जो ट्रांजिएंट टाइम है ना, ये जितना ही कम होगा उतना ही आप बोलोगे कि वो फास्ट एक्टिंग डायोड है, एंड ये जो ट्रांजिएंट टाइम है वो जितना ज़्यादा होगा आप बोलोगे कि वो स्लो डायोड है। यही डिफरेंस है। तो अगर मैं स्लो डायोड की बात करूं तो ट्रांजिएंट टाइम होता है वो लगभग 100 नैनोसेकंड के आसपास होता है। अगर मैं फर्स्ट स्विचिंग डायोड की बात करूं, है ना, अगर मैं फर्स्ट स्विचिंग डायोड की बात करूं तो जो ट्रांजिएंट टाइम आएगा वो लगभग 20 नैनो एम्पीयर के आसपास आता है। तो 5 टाइम्स कम होता है उससे, है ना, 5 टाइम्स कम हो जाता है। क्लियर हो गया। तो अब ये कर्व तो मैंने आपको बता दिया, अब समझते हैं कि इसमें हुआ क्या एक्चुअली। ओके चलो अब समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। ठीक है, मैं अगर बोलूं पहले, है ना, T1 के पहले क्या था, देखो T1 के पहले मैं बता रहा हूं, ठीक है, एट T1 माइनस, है ना, इस टाइम तक, मतलब T1 के टाइम तक क्या हो रहा होगा, देखो आपका ये आपका क्या था एक, अच्छा मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं थोड़ा सा स्पेस निकाल लेता हूँ। ओके मैं क्या बोला, थोड़ा सा स्पेस निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मेरा काम हो गया इसका। ओके मेरा इसका काम हो गया, तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो उसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये भी मुझे नहीं चाहिए, और क्वेश्चन की भी ज़रूरत नहीं, अब तो हो गया ना, आंसर तो आपने नोट कर ही लिया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो अब मैं बात करता हूँ। देखो जब डायोड फॉरवर्ड बायस में था तब क्या था, ये आपका पी जंक्शन हो गया, पीएन जंक्शन, है ना, ये आपका डिप्रेशन लेयर था, ये आपका जंक्शन था, ये आपका विथ था W, ये आपका पी टाइप था, ये आपका एन टाइप था। डायोड क्या था आपका, फॉरवर्ड बायस था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या था आपका, होल्स थे, यहाँ पे क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, यहाँ पे भी कुछ होल्स होंगे, माइनॉरिटी कैरियर, तो मैंने 2-4 होल्स बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो ऐसा होता है जनरल केस में। ठीक है, तो जैसे आपने एक फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया था, उस टाइम पे पता है क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर डिफ्यूज कर जाते हैं, ये आपको पता है,
होल जो होते हैं वो इधर डिफ्यूज कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर डिफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, कुछ रिकॉम्बिनेशन होता है एंड बाकी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे ट्रेवल करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको एक करंट मिलता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। ये तो आपको समझाने का जरूरत नहीं है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको वैसे डायरेक्शन में करंट मिल गया, ओके। दैट मीन्स ये क्या है, मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये रहा मेरे को, देखो पॉजिटिव करंट एक मिल गया 4 एम्पियर, ओके। आपने क्या किया, एट t इक्वल्स टू T1 पे, है ना, t इक्वल्स टू T1 पे आपने क्या किया, स्विच को आपने बदल दिया। दैट मीन्स इसको रिवर्स बायस कर दिया। कब रिवर्स बायस कर दिया, एट t इक्वल्स टू T1 आपने क्या किया, जो पोलैरिटी है वो बदल दिया, आपने कुछ ऐसा कर दिया इसको, है ना। आपने क्या कर दिया, इसको ऐसा कर दिया। ये कब किया आपने, t इक्वल्स टू T1 पे कुछ ऐसा कर दिया। अब पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, जब ये फॉरवर्ड बायस में था ना, समझना है अभी तक, जब ये फॉरवर्ड बायस में था, चलो मैं इसको फॉरवर्ड बायस में ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार के लिए। जब मैं बोला ये जब फॉरवर्ड बायस में था, तब ये जो डिप्लेशन लेयर जो है ना, एकदम डिप्लेशन लेयर के पास में काफ़ी सारे माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। और यहाँ पे काफ़ी सारे होल्स होते हैं, है ना, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, काफ़ी सारे होल्स होते हैं, ओके। तो जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप इसका पोलैरिटी को बदल देते हो ना, जैसे ही आप इसका पोलैरिटी को बदल देते हो, जैसे ही आपने इसका पोलैरिटी को बदल दिया, तो ये जो डिप्लेशन लेयर के पास, जो जंक्शन के एकदम पास जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इधर मूव कर जाते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, इधर मूव कर जाते हैं। क्यों, इसी टाइम पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, ओके। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, देखो इधर मूव करेंगे, दैट मींस इलेक्ट्रॉन किधर आए, इस तरफ आए, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मोमेंटरली, ये बहुत छोटा टाइम होता है, नैनो सेकेंड में होता है, नैनो सेकेंड में, समझ रहे हो ना। बट फिर भी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज जब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन की बात करते हैं तब ये सब का जरूरत पड़ता है। क्योंकि एक स्टेटमेंट जो जनरली यूज होता है वो ये यूज होता है कि आप एक नॉर्मल डायोड को हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उसका ऑन टाइम ऑफ टाइम होता है, जितना में आपका काम ही खत्म हो जाएगा पूरा, फिर आप जो चाहते हो, जो आपका आउटपुट मिले, वो मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए और एक्सपेंसिव डायोड्स आते हैं, उनका प्राइस भी ज़्यादा होता है, अगर मैं प्राइस वाइज बात करूँ तो। और उनका जो डिज़ाइन पर्पज जो डिज़ाइनिंग उनका होता है वो भी अलग होता है ना। तो उसमें उसका क्या किया जाता है, उसका जो स्विचिंग टाइम होता है ना, वो बहुत कम रखा जाता है, मतलब फटाफट 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 स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो जाएगा। क्योंकि डायोड क्या करता है, जो स्विच काम करता है ना जनरली। तो हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो मैंने दिखाया, ये क्या है, मोमेंटरली है, ये ध्यान में रखना है, मोमेंटरली है। ये जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था, ये कब था, ये फॉरवर्ड बायस के टाइम में था। ये कब है, रिवर्स बायस के टाइम में है। ये क्या है, मोमेंटरली है। तो इस टाइम पे पता है क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इधर आते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आता है, ये होल्स इधर आते हैं, है ना। तो यही होता है वो स्टोरेज टाइम। देखो ये जो स्टोरेज टाइम जो है ना, ये वही टाइम है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो डिप्लेशन लेयर के पास में है, ये इधर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ये इधर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इधर आ रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं, बिकॉज इसको ये अट्रैक्ट कर पा रहा है ना। जो दूर में इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इतना फील नहीं करेंगे उस चीज़ को, बट ये जो जंक्शन के पास में ये फील करेगा और ये इधर आएगा, क्लियर। तो उसी के वजह से देखो आपको एक नेगेटिव करंट मिला, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब आप इधर दिखाओगे तो करंट एक इधर फ्लो करेगा ना, मोमेंटरली। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मोमेंटरली, ठीक है, मोमेंटरली, RILY, तो गड़बड़ नहीं करना, ये क्या है, मोमेंटरली है, ग्रेट। और ये किसमें होता है, नैनो सेकंड में, नैनो सेकंड में। ये सब कुछ सॉरी क्या ईटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये किसमें होता है, नैनो सेकंड में होता है, क्लियर। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। और ये क्या होता है, ट्रांजिएंट टाइम होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आने लगता है, फिर धीरे 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 वो क्या होता है, एकदम I नॉट, मतलब जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है ना, उसमें चला जाता है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू अगर मैं बोलूँ, ये वाला वैल्यू, तो ये कितना आपको पता है, I नॉट कितना है, ये I नॉट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। एक बार के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलता है, एक सडन सर्ज मिलता है, जिसके वजह से आपको कितना मिलता है, -2 एम्पीयर। तो बहुत छोटा टाइम है। और पता है ये जो स्टोरेज टाइम है ना, इसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो जो भी हम लोग मतलब मेथड यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, वो जनरली क्या होता है, ये TT जो ट्रांजिएंट टाइम होता है ना, उसको रिड्यूस करता है। जितना कम होगा वो उतना ही फास्ट एक्टिंग डायोड, मतलब हम लोग बोलेंगे उसको, एंड जितना वो ज़्यादा होगा उतना हम उसको क्या बोलेंगे, स्लो एक्टिंग डायोड बोलेंगे, क्लियर। और या फिर सॉफ्ट एक्टिंग डायोड भी बोलते हैं, ओके। बहुत लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एक्टिंग डायोड। और एक फैक्टर को डिफाइन करते हैं, सॉफ्टनेस फैक्टर, जहाँ पे बोलते हैं TT/TS, है ना, इसका रेशियो को सॉफ्टनेस फैक्टर बोलते हैं। इतना नहीं जानना है अभी, इतना कुछ भी नहीं जानना है, बस आपको मैं यही इसलिए बोला क्योंकि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो अभी मैंने आपको कराया, तो आप 0 एम्पीयर ना लिखो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको एटलीस्ट पता रहे कि जो एक डायोड होता है ना, वो तुरंत ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन नहीं चला जाता है ना। एंड जो उसको टाइम लगता है फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में आने में, उसी को आप क्या बोलते हो, रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो एक फॉरवर्ड रिकवरी टाइम भी होगा, तो बात करूंगा मैं। तो ये हो गया आपका रिवर्स रिकवरी टाइम, क्लियर, समझ में आ गया एकदम अच्छे से,
एकदम समझ में आ गया। ये T1 लिखा हूं मैं, अगर t इक्वल टू 0 पे होता तो ये कर्व इधर आ जाता 0 पे, उसमें कौन सा बड़ा बात है। चलो, तो ये हो गया रिवर्स रिकवरी टाइम। तो बेसिक में तो समझा दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना जानते हो तो बस हो गया, एग्जाम में आपका क्वेश्चन निकल जाएगा इतना से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने अच्छे से ही बताया आपको समझा के, क्लियर, समझ में आया। अब मैं इसको मिटाता हूँ, अब मैं फॉरवर्ड रिकवरी के बारे में बताता हूँ। तो पता है फॉरवर्ड रिकवरी के बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप डेटा शीट चेक करते हैं ना, अगर पहले से मान लो कि आज से मैं अगर 10 साल पहले या 5 साल पहले की बात करूँ, लाइक 5 ईयर्स एगो 10 ईयर्स एगो, तब जो डेटा शीट जो आते थे ना, उसमें जनरली क्या होता था, रिवर्स रिकवरी टाइम मेंशन किया रहता था, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम मेंशन नहीं किया रहता था, है ना। क्यों नहीं किया रहता था, बिकॉज फॉरवर्ड रिकवरी टाइम इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता था जितना कि ये मतलब एक सीरियस इशू होता है। अब इसका रीजन क्या है मैं उसमें फिर नहीं जाऊँगा, फिर मेरे को और वरना मतलब बोलते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके लिए सीखने के लिए 10 सब्जेक्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पता है कि क्यों ऐसा होता था। बट आपको इतना जान के क्या करोगे यार, बहुत सब्जेक्ट है ना, अभी 10-10 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैं क्या बोला कि उस टाइम में डेटा शीट में वो डेटा को नहीं दिया जाता था फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। अब चेक कर लेना नेट वगैरह पे, अगर आप पहले का कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लोगे तो उसमें आपको रिवर्स रिकवरी टाइम नहीं मिलेगा। तो रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च किया गया, देखा गया कि वो भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, मतलब बहुत जगह पे, है ना। तो बहुत जगह पे अच्छा रोल प्ले करता है, तो उस पर भी अब रिसर्च हुआ, तो फिर अब फॉरवर्ड रिकवरी टाइम भी नए जो कंपनीज वगैरह थे वो भी मेंशन करते हैं उसको, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम क्या होता है उसमें मेंशन करते हैं। तो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम क्या होता है बात करते हैं। मान लो कि एक डायोड ऑफ स्टेट में है, मैं क्या बोला, एक डायोड ऑफ स्टेट में है, तो उसको जब आप ऑफ से जब ऑन में लेके जाओगे तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो जो टाइम लगता है उसको आप क्या बोलते हो, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। तो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या है आपका, जब एक डायोड ऑन स्टेट से जब ऑफ स्टेट में जाता है। वो इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर आपसे कोई पूछेगा ना तो आपको कोई ये रिवर्स रिकवरी टाइम ही पूछेगा, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम नहीं पूछेगा। इवन अगर आप यूट्यूब पे चेक कर लो, नेट पे चेक कर लो, आपको फॉरवर्ड रिकवरी के बारे में बहुत कम मिलेगा, है ना। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपने चेक किया और आपने रियलाइज किया कि सच में कम है फॉरवर्ड रिकवरी टाइम के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने तो सब कुछ देखा है ना, तो मुझे पता है। तो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम क्या होता है आपका, जब आप एक डायोड को जब ऑफ से ऑन में लेकर आते हो, जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो अब इसमें जानना क्या है, इसमें जानना, मैं ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करूँगा, ओके। मैं यही बता रहा हूँ कि देखो, अगर ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है मैं बोल रहा हूँ, और ये किस में था, लेट्स से रिवर्स बायस में था, है ना। ये क्या था, रिवर्स बायस में था। ये आपका एन टाइप, ये आपका पी टाइप, ये आपका रिवर्स बायस है, डिप्रेशन विद भी ज़्यादा होता है रिवर्स बायस में। चलो, ये आपका होल्स था, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे होल्स थे, यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। चलो, एब्सोल्युटली फाइन, इलेक्ट्रॉन्स है तो सही है। अब क्या होगा यहाँ पे कुछ आपका क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स है, यहाँ पे भी कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स है ये इधर तो मूव करते रहते हैं ना, ये क्या होता है, इधर मूव करते रहता है माइनॉरिटी कैरियर्स, ओके। ये क्या होता है, मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स है ना, ये इधर मूव करती है, ये क्या है आपका माइनॉरिटी कैरियर। ये सब पढ़ाया हुआ चीज़ है, फिर से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ। मैं तो पहले ही बोला ना, मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ाऊंगा स्लो पढ़ाऊंगा, बाद में जब पढ़ाऊंगा स्पीड पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग को एक्टिव करना है यार। वो आप अगर सोचोगे कि अपने ब्रेन को आप वो पेंटियम प्रोसेसर रखोगे तो नहीं होगा। अब i9 का ज़माना है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने स्पीड को कैरी करना पड़ेगा। मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ स्पीड में, मैंने पढ़ा होगा, मैंने सीखा होगा, फिर मैंने ये स्पीड को अचीव किया होगा। इतना आसान नहीं है ना, आप सोचो ना नॉन स्टॉप मतलब कंटिन्यूसली बोलते रहना है, तो इतना ईजी नहीं होता। आप एक बार बस एक मिरर के आगे आप मिमिक करके देखना, आपको पता चल जाएगा। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। आपके सामने कोई होता नहीं है, एक कैमरा है बस, है ना, तो आप कैमरा को पढ़ा रहे हो, आप समझ रहे हो ना। ये तो इट इज़ नॉट दैट ईजी। ऑफलाइन क्लास से इट इज़, आई कैन से इट इज 10 टाइम्स टफर, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो बहुत ही मतलब एक एनवायरनमेंट सा रहता है, सही भी लगता है। यहाँ पे बस कैमरा के आगे पढ़ते रहो, गला सूख जाता है पूरा। स्टिल चलो कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्यों है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, एक रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलता है I0। क्यों I0 का डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है, बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूँ, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब आप स्कूल में सीखते हो, क्लास 6-7 में बताया जाता है। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हो वहाँ पे, ठीक है। तो इस सब के बारे में बात नहीं करूँगा मैं अभी। अगर इतना भी नहीं आता तो फिर मैं आप खुद से ही पूछो कि यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिर क्यों लियो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों लियो, अगर यही नहीं पता है तो आपका ये पीएन जंक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका वी वोल्टेज था से। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है माइनॉरिटी कैरियर्स इधर फ्लो करते रहते हैं, है ना। ये सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अचानक से जब आप इसको फॉरवर्ड बायस कर देते हो ना, बहुत ज़्यादा इसमें मैं नहीं जाऊँगा अभी, ठीक है। इसको फटाफट खत्म करना है, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगा 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, बट आई थिंक अभी 1.5 घंटे के आसपास बन गया, तो ऑलरेडी आधा घंटा एक्सटेंड हो गया हूँ मैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपका, क्योंकि मेरा तो प्लानिंग है ना, मैंने तो पूरा प्लान किया ना कि इतने पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मुझे ख़त्म करना है, मतलब तो मेरे लिए वो चैलेंज है। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि एक 100 आवर्स का टारगेट लिया हूँ और ख़त्म किया पता चला 200 घंटा में, ऐसा तो सही नहीं लगता ना, खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उससे। तो ये वी आपने अप्लाई किया, तो अब क्या हो गया, पहले ये रिवर्स बायस में था, है ना, पहले ये रिवर्स बायस में था, अब मैंने क्या किया, इसको फॉरवर्ड बायस में कर लिया। दैट मीन्स मैं रिवर्स बायस मतलब ऑफ स्टेट, सैचुरेशन करंट जो फ्लो करता है रिवर्स सैचुरेशन में तो बहुत स्मॉल होता है ना, तो हम लोग बोलेंगे ऑफ स्टेट में था, अब ऑन में गए, तो हम लोग किस में गए, ऑफ से हम लोग ऑन में गए, क्योंकि फॉरवर्ड बायस ऑन होता है ना। तो इस टाइम में क्या होता है पता है, अगर मैं ग्राफिकली आपको बताऊं, है ना, अगर मैं ग्राफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो पता है क्या होता है, पहले एक रिवर्स बायस वोल्टेज रहता है, फिर ना आपको एक सडन एक स्पाइक ऐसे देखने को मिलता है ना, जिसको आप वोल्टेज ओवरशूट बोलते हो, एंड फाइनली वो क्या होता है, आपका सेटल हो जाता है ना, फाइनली आपको सेटल हो जाता है। तो इसके भी डिफरेंट टेक्निक है, कैसे आप इसको ज़्यादा स्टीप कर सकते हो, है ना, तो उसको आप क्या बोलते हो, VF फॉरवर्ड बायस पीक वैल्यू है, M मतलब मैंने फॉरवर्ड बायस पिक कर, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ये बोलते हैं मैंने ओवरशूट, इसको मैंने क्या बोला, ओवरशूट बोल दिया, ठीक है। ये क्या है आपका, एक मैक्सिमम वैल्यू है, इसका कोई ऐसा पीक वैल्यू बोल के नहीं बोलूंगा मैं, एक मैक्सिमम वैल्यू है, ओके। और ये आपका क्या है, ठीक है, ये जो टाइम है, इसी को आप क्या बोलते हो, TFR। ये कितना है, ये जो वैल्यू मैंने लिया ये कितना है पता है आपको, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेडी स्टेट में अगर ये वोल्टेज है, टर्म्स इंपॉर्टेंट है, हाँ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मैं सफिक्स क्या लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सफिक्स तो मैं कुछ भी लिख दूंगा, मैं यहाँ पे ए भी लिख दूंगा, सफिक्स क्या फर्क पड़ता है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों लिखा है तब ठीक है, क्योंकि आप कन्वेंशनल पेपर तो लिख नहीं रहे हो कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो काट देगा, आप तो ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करोगे, तो अपना कन्वेंशन लिखो, मेरा मन करेगा मैं यहाँ पे SS लिख दूंगा, मेरा मन करेगा मेरा नाम माय नेम इज सुजीत गुप्ता, सो आई विल लेट VSG, मैं एग्जाम में ऐसे ही करूंगा, अगर मुझे याद है, अगर वो चीज़ मुझे समझ है तो मैं वैसे करूँगा, क्या दिक्कत है। तो आपको सफिक्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको किस पे ध्यान देना है, मीनिंग क्या है, ये क्या है, देखो ये आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू है। आप जब आप फॉरवर्ड बायस करोगे, सुन लो अच्छे से, सुन लो, समझ में आ जाएगा। एक डायोड है, आपने क्या किया, वो रिवर्स बायस में था, ऑफ स्टेट में था, रिवर्स सैचुरेशन करंट एक फ्लो कर रहा था, जो उसका वैल्यू कितना था, माइक्रो एम्पेयर में, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट वो ऑफ है, क्लियर। अब मैंने क्या बोला, आपने उसको फॉरवर्ड बायस किया, जब आपने उसको फॉरवर्ड बायस किया तब उसमें क्या हुआ, जब फॉरवर्ड बायस आप करते हो तो उसके अक्रॉस में क्या हो जाता है, जो डायोड होता है उसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या हो जाता है, उसके कट इन वोल्टेज के बराबर आ जाता है स्टेडी स्टेट में, है ना। अगर सिलिकॉन है तो आप 0.7 वोल्ट बोलते हो, जर्मेनियम में तो 0.3 वोल्ट बोलते हो, तो ये वो वोल्टेज है ना, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, दिस इज व्हाट द फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ डायोड, क्लियर। तो टर्म्स सुन लो, ये फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ डायोड है, ये क्या है आपका 100%, दिस इज द 100% एंड दिस इज यू नो व्हाट 110%, तो ऐसे लिया जाता है, मतलब तो ये कहा जाता है आपका कि TFR क्या होता है पता है आपको, 10%, एंड दिस इज हाउ मच 10%, है ना, 10%। तो ये डिस्टेंस आपको एग्जैक्ट नहीं मैच हो रहा होगा, बट आप समझ लो, ठीक है, ये 10% है। तो 10% से लेकर 110% तक जो टाइम चाहिए होता है उसको क्या बोलते हो आप, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। अभी भी समझ में नहीं है, फिर से बताता हूँ मैं एक बार, ओके, क्योंकि मुझे पता है आप कहाँ पे डाउट आएगा आपको। तो मैं क्या बोला कि जब ये रिवर्स बायस कंडीशन में था, तो ये वोल्टेज का ग्राफ है, हाँ पहले ये तो मत भूल जाना, ये वोल्टेज का ग्राफ है, क्लियर, ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये टाइम का ग्राफ है ना, ये किसका ग्राफ है, टाइम का ग्राफ है। अभी फिर से बता रहा हूँ, इस बार समझ में आ जाएगा यार, मेरे को पता है ना, मुझे उतना आइडिया है, आप मेरे सामने नहीं हो फिर भी मेरे को पता है। ध्यान से दिमाग ठंडा करो, वीडियो को पॉज करो, दिमाग को ठंडा करो, टेक ए डीप ब्रेथ। अब सुनो, ये रिवर्स बायस जब था, जब यहाँ पे आपने रिवर्स बायस लगाया था, ये तो डायोड है ना, आप इसको एक डायोड की तरह इमेजिन करो ना, ऐसे इमेजिन करते हो ना आप, ऐसे आप इसको ऐसे इमेजिन करते हो ना, तो आप सोच लो कि इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर लो, ओके। ये रिवर्स बायस में था, जब ये रिवर्स बायस में था तो उसके अक्रॉस में कुछ एक वोल्टेज अपियर कर रहा होगा, जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया था, ये वो वाला वोल्टेज है जो उसके अक्रॉस में अपियर कर रहा था, क्लियर, सही है। आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने क्या किया, इसको फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दे दिया। अचानक से मान लो आपने इसको एक स्विच लगा हुआ था, आपने स्विच को दबाया और ये फॉरवर्ड बायस हो गया। जैसे फॉरवर्ड बायस हो गया तो उस टाइम में पता है क्या होता है, ये जो माइनॉरिटी एरियाज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो भी यहाँ पे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इधर से इधर भी मूव करता है जो मेजॉरिटी के एरिया से, तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, एक सडन शूटिंग वोल्टेज मिलता है ना। इसी को आप क्या बोलते हो, ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम में जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर ओवरशूट, अंडरशूट सब चीज़ का बात करूंगा। ओवरशूट मतलब क्या होता है, ये जो आपको स्टेडी स्टेट जो वोल्टेज है ना, उसको स्पाइक कर गया, है ना, उससे क्या हो गया, एक बार के लिए वोल्टेज से स्पाइक कर गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरशूट। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सही नहीं है एक सिस्टम के लिए, ओवरशूट, अंडरशूट, ये सब सही नहीं है।
अंडरशूट क्या होता है, मतलब वो जो उसका स्टेडी स्टेट जो वैल्यू होना चाहिए ना वो उससे नीचे चला जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, अंडरशूट। क्लियर? अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ, बाद में हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम तो बहुत कुछ देखेंगे, कैसे हम मतलब ओवरशूट वगैरह कैसे स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, तो कंट्रोल सिस्टम की बात है वो तो। ठीक है, तो मैं क्या बोला, इधर से आया, आपने यहाँ पे क्या किया, स्विच को जैसे ऑन किया तो ये आपको एक सडन स्पाइक मिलता है, और ये सब बहुत कम टाइम में होता है यार, ये सब ना आपका नैनो सेकेंड इसमें ही होता है ना, नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड तो नहीं, नैनो सेकेंड ही बोलो आप, ठीक है, तो उसमें होता है। तो उससे आपको समझ जाना है कि मैंने इतना बड़ा बताया तो इतना बड़ा नहीं, आप सोच रहे हो ना नैनो सेकेंड में होता है, नैनो सेकेंड इज 1/10⁹ ऑफ ए सेकेंड, समझ रहे हो ना। तो सोच लो कितना कम टाइम में ये सब हो रहा है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो जितना टाइम आप दे रहे हो ना, अच्छा हुआ क्या, उतने टाइम में तो 10 बार हो चुका होगा, है ना। तो आप सोचना है फिर वो चीज़। तो मैं क्या बोला, ये फॉरवर्ड रिकवरी टाइम किसको बोला जाता है, 10% से लेके 10%, जो उसका स्टेडी स्टेट वैल्यू है, स्टेडी स्टेट वैल्यू अगर 0.7 है तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 0.07। सो 0.07 वोल्ट से लेके 110%, तो 0.7 का 110% कितना हो जाएगा, 0.77 हो जाएगा। तो 0.07 से लेके 0.77 तक जो टाइम होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। और कहीं कहीं पे तो लोग ये भी बोल देते हैं कि 100% तक, तो ठीक है 100%, 110%, तो ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हाँ, ये आपका फॉरवर्ड रिकवरी टाइम हो जाएगा। तो ओवरऑल यही था बस, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आया, फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में जाओगे, दैट मीन्स ऑन से ऑफ में जाओगे, एक टाइम लगेगा, उसको आप बोलोगे रिवर्स रिकवरी टाइम। क्लियर हो गया, नैनो सेकेंड में होता है। आप अगर रिवर्स मतलब रिवर्स से अगर फॉरवर्ड बायस में जाओगे, दैट मीन्स ऑफ से अगर ऑन में जाओगे, एक डायोड ऑफ था उसको आपने ऑन किया, तो क्या होगा उसमें फॉरवर्ड रिकवरी टाइम आएगा। ओके, क्या होगा, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, और पहले क्या होगा, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो ये दो रिकवरी टाइम होता है ना। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको एक ओवरशूट मिलता है, एंड ओवरशूट अभी बहुत सारे पैरामीटर्स होता है यार, ऐसे नहीं होता, मतलब इतना सिंपल सब कुछ नहीं है। बट आप अंडर ग्रेजुएट इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो तो ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज एजुकेशन सिस्टम है। क्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, उसके बीच में जमीनों आसमान का मतलब कंपेयर ही नहीं किया जा सकता एक्चुअल में, है ना। तो इतना हम लोग को जानना चाहिए, बस बेसिक जानना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से एग्जाम दो, आप किसी अच्छे IITs अच्छे टॉप कॉलेज से आप अपना मास्टर्स करो, फिर आप PhD करो, तो फिर आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली में मतलब दुनिया कैसा होता है, मतलब है ना, जो आप पढ़ते हो रियलिटी क्या है, फिर आपको वो गैप समझ में आएगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और अभी समझना भी नहीं है ना। एग्जाम तक आपको क्या समझना है, बस ये हो गया फॉरवर्ड रिकवरी। और जो रिवर्स रिकवरी था वो तो मैंने आपको ड्रॉप करा के दिखा दिया था। तो रिवर्स रिकवरी क्या होता है, आपका स्टोरेज टाइम प्लस ट्रांजिएंट टाइम। ट्रांजिएंट टाइम अगर ज़्यादा हुआ तो क्या बोलोगे आप उसको, स्लो रिकवरी। ट्रांजिएंट टाइम अगर कम हुआ तो आप क्या बोलोगे, फास्ट रिकवरी। तो मैंने काफ़ी फास्ट पढ़ाया क्योंकि मुझे इसको कम टाइम में ख़त्म करना था, एंड आपको आई होप सो मैं फास्ट पढ़ाया हूँ, बट फिर भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हूँ, है ना। मेरा गला पूरा मतलब वो हो गया, रफ हो गया अभी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या देखा, जंक्शन कैपेसिटेंस, CD और CT, उसके अलग अलग नाम थे वो भी मैंने आपको लिखा दिया, और ये रिवर्स रिकवरी टाइम। ओके, तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है PN जंक्शन वो कंप्लीट है। अब आप PN जंक्शन से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। बट आप ऐसा मत सोचना कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनेंगे। जैसे कि मैंने क्लिपर नहीं पढ़ाया, तो उसमें भी क्या होता है, डायोड और रजिस्टर ही होता है। क्लैम्पर नहीं पढ़ाया, उसमें भी क्या होता है, डायोड, रजिस्टर और कैपेसिटर होता है। तो वो सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट मत करो। बेसिक जो एक डायोड ऑन है या ऑफ है, डायोड करंट निकालने को कोई बोल रहा है, वो सब क्वेश्चन आप करो, वो सब आपसे बन जाएंगे, है ना। अब आपका नॉलेज होगी, अब आपका नॉलेज पूरा हो गया है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रैक्टिस करते हो। अगर आप अगर मेरे क्वेश्चंस को ही अगर देखोगे, समझोगे अच्छे से, तो उतना ही मेरे को लगता है कि सफिशिएंट है टेस्ट सीरीज के लिए। आप सीधा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, बट अभी टाइम नहीं आया है टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के लिए, है ना। जब तक पूरा चैप्टर कवर नहीं हो जाता तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। जब मैं पूरा डायोड खत्म कर लूँगा, है ना, क्लिपर क्लैम्पर जब अभी खत्म कर लूँगा, और जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करो चैप्टर 1 का, आप ऐसे सॉल्व करोगे। कैसे, ऐसे सॉल्व करोगे, इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर। तो ठीक है, आप अपना बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा मेरे को कि कैसा लगा ये सब चीज़, क्योंकि आपको यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं मिलता है चीज़ें। बट कोई बात नहीं, मैं मतलब ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।